What's up lords and ladies, welcome back to Pop Culture Pandit। A Night of the Seven Kingdoms के फर्स्ट सीजन में हमने कई बार ब्लैक फायर रेबेलियन के बारे में सुना, बट आखिर वो ब्लैक फायर रेबेलियन क्या था, उसकी पूरी क्या कहानी रही, इसके ऊपर मैंने पहले 4 एपिसोड्स को अपलोड किया था। एक अलग से मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई थी, बट वो जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी वो थोड़ी अलग अलग पार्ट्स के कारण स्कैटर्ड रही, तो इसीलिए मैंने उन सभी वीडियोस को कंबाइन करके और थोड़ा और मसाला ऐड करके ये एक कॉम्प्रहेंसिव ब्लैक फायर रेबेलियन की पूरी स्टोरी का एक वीडियो बनाया है। आई होप आपको ये ब्लैक फायर रेबेलियन के पूरे कहानी का वीडियो देखने में मजा आए। अगर आप ये लंबा वीडियो देखते हो तो आपको पूरी तरीके से ब्लैक फायर रेबेलियन क्या है वो पूरा अच्छे से समझेगा। तो अभी ब्लैक फायर रेबेलियन के इस लंबे वीडियो के फर्स्ट एपिसोड में जाने के पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इसके पहले भी एक कुछ बैक स्टोरी जरूर है, जिसे मैंने एगोन द थर्ड, डेरॉन फर्स्ट, बेलोर फर्स्ट सागा ऐसे करके एक प्लेलिस्ट में डाला था, जो आपको अगर देखना है तो वैसे देख सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली नेसेसरी टू वॉच दैट। मैंने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट फैमिली ट्रीज है टारगेरियन फैमिली के, वो सभी अच्छे से आपको बताए हैं। उस सागा में मैंने जो कुछ भी बताया है वो इतना भी जानना जरूरी नहीं, बट वो काफी इंटरेस्टिंग है, यू कैन चेक इट आउट। बट अगर इस वीडियो की हम बात करते हैं तो आप बस टारगेरियन फैमिली के छोटे से फैमिली ट्री को जान लो कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के रहेनीरा और डेमन के 2 बेटे थे, एगोन द थर्ड एंड विसेरिस सेकंड। तो उसमें से ये जो सेकंड विसेरिस है उसका परिवार आगे टारगेरियंस का एक तरीके से फ्यूचर बना, एंड विसेरिस सेकंड का एक बेटा और एक एगोन, उसके वजह से आगे चल के ब्लैक फायर रेबेलियंस हुई। तो उस एगोन ने क्या कमीनेपंती की, उसके वजह से कैसे प्रॉब्लम्स पूरे वेस्टेरोस में हुए और आगे चल के वो ब्लैक फायर रेबेलियन में तब्दील हुए, वो सभी चीजें आपको इस धीरे धीरे से लंबे ऑलमोस्ट 2 घंटे के वीडियो में आपको पता चलेगा, जिसे मैंने 4 अलग अलग एपिसोड्स में 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो नाउ विदाउट फर्दर अडो चलो चलते हैं फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट ब्लैक फायर रेबेलियन स्टोरी, जिसमें हमने जो आगे एगोन द अनवर्दी करके किंग कहलाया उसके कुछ मिस्ट्रेसेस के बारे में काफी जानकारी ली है। तो ये एगोन विसेरिस और लारा रोगेर का फर्स्ट बॉर्न सन था, जो 135 एसी में बॉर्न हुआ। एगोन का एक छोटा भाई एमन था और उसे एक सिस्टर नेरिस भी थी। बचपन में ही एगोन अपने छोटे भाई एमन और इवन नेरिस को बार बार रुलाते रहता, और तभी सभी को समझ में आ गया था कि ये बड़ा भाई आगे चल के एक कमीना बंदा बनेगा और आगे वो अपने छोटे भाई एमन को काफी रुलाएगा। बचपन में एगोन, एमन और नेरिस की माँ लारा रोगेर लोनलीनेस और डिप्रेशन के कारण रेड कीप को छोड़ के वापस लीस में चली जाती है, और उसके बाद में एकदम हार्ट ब्रोकन हुए उनके पिता विसेरिस का अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं रहा। माँ बाप का ध्यान नहीं होने की वजह से एगोन की पर्सनालिटी खराब हुई, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं, बट ये भी कह सकते हैं कि एगोन नेचुरली ही बहुत बुरा इंसान रहा। तो उसकी कमीनेपंती हम धीरे धीरे से आगे जानेंगे ही, बट एगोन एकदम हरामी, एकदम कमीना बनने के पहले अपने टीनेज और अर्ली 20s में काफी अच्छा बंदा था, और वो काफी हैंडसम एंड एकदम स्लिम दिखने वाला था। एगोन एकदम फाइटिंग में भी अच्छा था, उसे स्वॉर्ड और लैंस एकदम अच्छे से चलानी आती, और उसे खास करके हंटिंग करने में बहुत मजा आता। एगोन बहुत अच्छा डांस भी करता, और उसी कारण वो कई सारे हसीनाओं को इम्प्रेस करने में काफी सक्सेसफुल रहा। एगोन के ऐसे ही मस्त मोले एकदम बिंदास अंदाज के वजह से ही एगोन हमेशा ही अपने छोटे कजिन भाई प्रिंस डेरॉन का एकदम खास दोस्त बने रहा। तो ओवरऑल टीनेज एगोन की पर्सनालिटी काफी मिक्स्ड रही थी। वो वैसे थोड़ा कमीना जरूर था, बट उसमें थोड़ी बहुत क्यों ना हो अच्छाई अभी भी मौजूद थी। बट इसमें 2 चीजों के वजह से उसकी नीयत हमेशा खराब होती रहती, एंड दैट वाज उसका कॉन्स्टेंटली खाना खाते रहना और बार बार वाइन पीते रहना। और इन्हीं 2 चीजों में और एक तीसरी चीज ऐड हुई 149 एसी में, एंड ये चीज थी खूबसूरत हसीनाओं के साथ में संबंध बनाना। 149 एसी में एगोन ने किसी खूबसूरत फेलेना स्टोकवर्थ के साथ में लाइफ में पहली बार संबंध बनाए, अपनी वर्जिनिटी खो दी, एंड उसके बाद ऐसा ही कह दो कि उसे खूबसूरत हसीनाओं का भी नशा हो गया। फेलेना के साथ में 149 एसी में अपनी वर्जिनिटी गंवाने के बाद अगले ऑलमोस्ट 35 इयर्स तक, लिटरली मरने के कुछ हफ्तों पहले तक, एगोन हर रात किसी ना किसी लड़की के साथ में बिस्तर
गर्म करते रहता। प्रिटी फ्लेना स्टोकवर्थ ने भी एगोन के साथ में संबंध बनाए तो उसने रेड कीप में कई सारे अपने दोस्तों को सीधा एकदम गर्व से बता दिया कि कैसे उसने प्रिंस एगोन को असली मर्द बनाया। तो फेलिना के साथ में अफेयर शुरू होते ही एगोन उसका काफी दीवाना बन गया था और उन दोनों का रिलेशनशिप 151 एसी तक 2 सालों तक काफी गर्म रहा। बट देन इसी में एक दिन किसी किंग्सगार्ड ने उन दोनों को एक बेड में बिस्तर में पकड़ लिया एंड उनके अफेयर के बारे में प्रिंस विसेरिस टारगेरियन को पता चल गया। जैसे ही ये होता है तो हैंड ऑफ द किंग विसेरिस ने फेलेना की शादी रेड कीप के मास्टर एट आर्म्स सर लुकास लॉथसन से करा दी और इसी सर लुकास को इवन लॉर्ड ऑफ हेरेनहेल बना दिया और उन दोनों को यानी कि फेलेना स्टोकवर्थ और सर लुकास लॉथसन को विसेरिस ने हेरेनहेल भेज दिया। जैसे ही ये हुआ तो एगोन को अपने पिता विसेरिस का काफी गुस्सा आया क्योंकि विसेरिस ने एगोन के पहले प्यार उसके पहले गर्लफ्रेंड फेलेना की शादी किसी और से कराई और एगोन का दिल तोड़ दिया। ये सब हादसा होने के बावजूद एगोन बार बार हेरेनहेल में अगले 2 साल तक विजिट करते ही रहा एंड इट वाज रूमर्ड कि आगे जब फेलेना को एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया जेन लॉथसन, वो जेन लॉथसन लुकास लॉथसन की बेटी नहीं थी बट वो एगोन की ही बास्टर्ड बेटी थी। तो इस तरीके से एगोन के फर्स्ट रिलेशनशिप यानी फेलेना के साथ में रिलेशनशिप का एंड हो गया था। बट फेलेना के वजह से ही एगोन के अंदर हवस कुछ ज्यादा ही भर गया एंड वो धीरे धीरे एक लुच्चा लफंगा लौंडियाबाज बनने लगा। तो यही सब देखकर हैंड ऑफ द किंग विसेरिस ने डिसाइड किया कि वो अपने बड़े बेटे एगोन की शादी उसके सबसे छोटे बेटी यानी एगोन के छोटे सिस्टर नेरिस के साथ में कराएगा। बट यह डिसीजन बहुत ही हॉरिबल रहा क्योंकि नेरिस का पहले से ही सीक्रेटली अफेयर शुरू था एमन के साथ में। इसके बावजूद एगोन की शादी नेरिस के साथ में हुई और एमन हार्ट ब्रोकन रह गया और एगोन नेरिस की शादी होते ही बस 1 साल के बाद में नेरिस ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम एगोन ने रखा डेरॉन अपने छोटे कजिन भाई डेरॉन के ऊपर। बट कई सारे किंग्स लैंडिंग में लोग अभी कहने लगे थे कि ये जो डेरॉन बेटा एगोन को हुआ वो एगोन का बेटा नहीं बट ये बेटा है एमन का। कई लोगों को पता ही था कि नेरिस और एमन का अफेयर पहले से शुरू था तो कई लोगों को ऐसा ही लगा कि उन दोनों का ही ये बेटा डेरॉन होगा, इसका पिता एगोन नहीं होगा। तो ये जैसे ही रूमर्स बार बार एगोन ने किंग्स लैंडिंग में धीरे धीरे से सुनी तो वो धीरे धीरे से एमन नेरिस और इवन अपने ही छोटे सो कॉल्ड बेटे डेरॉन से नफरत धीरे धीरे से करने लग गया। तो 153 एसी से 155 एसी ऐसे अगले 2 साल एगोन ने कई सारी अनाप शनाप पार्टीज पूरे किंग्स लैंडिंग में की और किंग्स लैंडिंग के कई सारे लड़कियों के साथ में उसने संबंध बनाए। एक बार तो एगोन के किसी वेश्या को नेरिस ने सीधा अपने बिस्तर में देखा तो उसे काफी गुस्सा आया और उसने उस चीज के बारे में एमन को जाके कंप्लेंट कर दी और उसी के वजह से एमन और एगन के बीच में लड़ाई हुई और उनके बीच में काफी बहस हो गई। इस पूरे इंसिडेंट को कैसे तो करके विसेरिस ने सुलझाया बट इस पूरे इंसिडेंट से एगोन को काफी गुस्सा आया एंड उसने गुस्से में ही किंग्स लैंडिंग छोड़ा टू चिल एंड पार्टी इन रिवरलैंड्स। तो एगोन ऐसे गुस्से में निकल गया तो उसके सेफ्टी के लिए विसेरिस ने किंग्सगार्ड सर जॉफ्री स्टाउंटन को भी उसके साथ में रिवरलैंड्स में भेजा। तो 154 एसी के शुरुआत में एगोन ऐसे ही कई सारे जगहों पर रिवरलैंड्स में घूमते रहा और कहा जाता है कि हर विलेज और टाउन में जहां पर भी एगोन रुका था वहां पर एगोन ने किसी ना किसी गांव के गोरी को प्रेग्नेंट कर दिया। ऐसे ही मौज मस्ती करते करते 155 एसी में प्रिंस एगोन रिवरलैंड्स के एक बड़े टाउन फेयर मार्केट में पहुंचे और वहां पर वो एक ब्लैक स्मिथ के पास चला गया ताकि वो अपने तलवार को अच्छे से तराश सके और इवन सर जॉफ्री स्टाउंटन को कुछ बड़ा सा शील्ड लेना था। तो जैसे ही यहाँ पर एगोन और सर जॉफ्री स्टाउंटन एक छोटे ब्लैक स्मिथ के यहाँ पर रुके तभी एगोन की नजर वहां पर ब्लैक स्मिथ के खूबसूरत बीवी मैगेट पर गई जिसे आगे मेरी मैग भी कहने लगे। एगोन मैगेट का हुस्न देखकर उस पे एकदम फिदा हो गया और एगोन इतना कमीना था कि उसने सीधा वहां पर ब्लैक स्मिथ को 7 गोल्ड ड्रैगन्स ऑफर किए और कह दिया कि मैगेट को उसे खरीदना है। ये सब बकवास सुनते ही ब्लैक स्मिथ को गुस्सा आया और उसने सीधा डरते हुए क्यों ना हो उस ऑफर को ठुकरा दिया। बट तभी वहां पर किंग्सगार्ड सर जॉफ्री स्टाउंटन ने अपनी तलवार निकालकर ब्लैक स्मिथ को अच्छे से समझा दिया कि अगर उसने इस ऑफर को नहीं लिया तो क्या होगा। तो अपनी जान बचाने के लिए बेचारे ब्लैक स्मिथ ने
अपने ही बीवी मैगेट को एगोन को 7 गोल्डन ड्रैगन्स में बेच दिया। इसी के साथ साथ मैगेट वॉज ऑफिशियली एगोन सेकेंड मिस्ट्रेस आफ्टर फेलेना। अब एगोन को बस मेरी मैग के साथ में संबंध बनाने थे और इसीलिए वो सीधा उसे किंग्स लैंडिंग में लेके आया और उसने एक मैंशन में उसे अच्छे से रखा। मेरी मैग मैगेट ऑलमोस्ट 4 सालों तक एगोन की रखेल बन के रही थी किंग्स लैंडिंग में, और इन 4 सालों में मैगेट को इवन 4 बेटियां हुई। तो ये अफेयर बहुत ही गर्म शुरू रहा, बट इवेंचुअली इसके बारे में भी पापा विसेरिस को पता चल ही गया। तो विसेरिस ने एक बहुत ही वियर्ड डिसीजन लेते हुए मैगेट को उसी के पुराने हस्बैंड ब्लैकस्मिथ के पास में वापस भेज दिया, और इसका एंडिंग बहुत ही हॉरिबल रहा, क्योंकि अभी पगलाए गए उस ब्लैकस्मिथ ने मैगेट को बहुत ही बुरी तरीके से पीट पीट कर मार दिया। तो इस तरीके से मैगेट का बहुत ही बुरा एंड हुआ। एंड एक्चुअली मैगेट के साथ में जब अफेयर शुरू था तभी अराउंड उसी टाइम पर 157 एसी में डेरॉन किंग बना, और उसके डॉर्निश कॉन्क्वेस्ट के वॉर्स में एगोन ने भी डेरॉन को मदद की। कई सारे डॉन के बैटल्स के बाद में जब सबमिशन ऑफ सनस्पियर हुआ तभी डॉर्निश हाउसेस ने उनके कुछ हॉस्टेजेस रेड कीप में भेजे, और इन्हीं हॉस्टेजेस में थी लेडी कसेला वेथ। जैसे ही खूबसूरत कसेला पर एगोन की नजर गई तो एगोन उसका दीवाना हो गया और उनके बीच में सीक्रेट अफेयर शुरू हो गया। जस्ट लाइक दैट कसेला वेथ बिकेम थर्ड मिस्ट्रेस, थर्ड रखेल ऑफ एगोन। ऑलमोस्ट 1.5 साल तक कसेला और एगोन के बीच में गर्मागर्म अफेयर रेड कीप में ही शुरू रहा, बट डॉर्निश हाउसेस ने कुछ ही टाइम के बाद में वापस से टारगेरियंस के खिलाफ जंग छेड़ी और इवन किंग डेरॉन को मार गिराया, और प्रिंस एमन द ड्रैगन नाइट को उन्होंने बंदी बनाया। तो जैसे ही ये सब कुछ डॉन में हुआ तो हैंड ऑफ द किंग डेरॉन विसेरिस ने गुस्से में डिसाइड किया कि वो कसेला वेथ और बाकी के हॉस्टेजेस को एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा, सबको मार देगा, और इसीलिए कसेला वेथ और बाकी कईयों को रेड कीप के काले तहखाने में बंदी बनाया गया। एगोन के थर्ड मिस्ट्रेस कसेला वेथ की मौत होगी ऐसा लग ही रहा था, बट तभी न्यू किंग बेलॉर टारगेरियन ने सभी डॉर्निश हॉस्टेजेस इंक्लूडिंग कसेला वेथ की जान बख्श दी और वो खुद उन्हें सीधा डॉन ले गया। बेलॉर ने कसेला को कैसल वेथ में ड्रॉप किया और वो आगे सनस्पियर तक गया था। जैसे ही ये होता है तो उसके बाद आगे अपने लाइफ में कसेला ने कभी भी किसी के साथ में शादी नहीं की और ना ही उसे कुछ बच्चे हुए। एगोन के प्यार का ऐसा जादू कसेला पर हो गया था कि इवन आगे चल के बुढ़ापे में कसेला एगोन को याद करती रहती और उसे लगता रहता कि एगोन उसे लेने के लिए वहां पर जरूर आएगा। तो ये सब एगोन की रंग रंगेलियां यहाँ वहां पर कारनामे शुरू थे। इसी में वो ऑब्वियसली नेरिस के साथ में शादीशुदा था और उसे वो बार बार ऐसी हरकतों से ह्यूमिलिएट करता रहता। नेरिस और एगोन का वैसे तो पहले एक बेटा डेरॉन पहले ही हुआ था, बट कुछ भी करके एगोन को नेरिस के साथ में और एक बेटा या बेटी चाहिए थी, और इसीलिए वो बार बार नेरिस पर अपने आप को फोर्स करता, जबकि उसे ग्रैंड मास्टर मनकन ने स्ट्रिक्टली बताया था कि नेरिस अगर वापस प्रेग्नेंट होती है तो वो मर भी सकती है। तो एगोन नेरिस को इस तरीके से सता रहा है, इसके बारे में कंप्लेंट नेरिस ने पहले तो एमोन द ड्रैगन नाइट से की और एमोन ने उसके बारे में सभी चीजें बेलॉर को बता दी। तो इसीलिए 161 एसी में किंग बेलॉर ने एगोन को कुछ टाइम के लिए ब्रावोस भेज दिया ताकि वो नेरिस को ज्यादा सता ना सके। एंड यहीं पर आती है एगोन की फोर्थ मिस्ट्रेस, द ब्लैक पर्ल ऑफ ब्रावोस, बेलेगर अदरीस। एगोन के सभी 9 मिस्ट्रेसेस, उसके 9 रखेलों में बेलेगर अदरीस सबसे बैडएस रही। ये बेलेगर अदरीस एक्चुअली एक ब्रावोसी शिप विडो विंड की कैप्टन थी, और ये शिप वही थी जिसमें से एगोन ब्रावोस में चला जाता है। जैसे ही उस शिप में एगोन बैठता है और उसकी नजर बैडएस बेलेगर पर चली गई तो उसने उसे भी पटा लिया, और बेलेगर और एगोन के बीच में अफेयर ऑलमोस्ट अगले 10 सालों तक सीक्रेटली शुरू रहा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी बेलेगर अदरीस की शिप विडो विंड किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह पे आती तो वो हमेशा एगोन के साथ में एक रात जरूर गुजारती। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस ब्लैकफायर रेबेलियन कहानी यहाँ पर ही खत्म होता है।
अभी हम चलेंगे सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस वीडियो में, जो बसा हुआ है एगॉन के ग्रेट बास्टर्ड्स के ऊपर, और यहीं पर हम मिलेंगे डेमन को जो आगे चल के ब्लैक फायर बना। तो बस हो गया ये छोटा सा इंट्रो ऑफ दैट सेकंड पार्ट, लेट्स गेट इनटू इट। तो हमने पहले एपिसोड में देखा था कि कैसे किंग एगॉन द फोर यानी कि किंग एगॉन द अनवर्दी के ऑफिशियली दो बच्चे थे। एक तो था पहला फर्स्ट बॉर्न सन डेरॉन, एंड फिर उसके बाद में डेरॉन की 19 ईयर से यंगर सिस्टर थी डेनेरिस। ये दोनों भी बच्चे किंग एगॉन द अनवर्दी को उसके ऑफिशियल पत्नी उसकी क्वीन नेरिस टारगेरियन के साथ में हुए थे। लेकिन एगॉन द अनवर्दी का कैरेक्टर इस तरीके से ढीला था कि उसने कई सारे औरतों के साथ में यहाँ वहां पर अफेयर्स किए, एंड ऑब्वियसली उसके कारण उसके कई सारे ढेर सारे बास्टर्ड्स यानी कि नाजायज बच्चे हो गए। तो वो सब तो हम जानेंगे ही, लेकिन यहाँ पर मैं अभी दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूं और आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज शो योर सपोर्ट टू दिस चैनल बाय लाइकिंग दिस वीडियो। आपके लिए तो वो बस एक सिंपल क्लिक रहेगा, लेकिन उस क्लिक से इस वीडियो को सपोर्ट मिलता है और ऐसे वीडियोस नए लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो एनीवेज, हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा ही कि कैसे किंग एगॉन द फोर टारगेरियन की 9 मिस्ट्रेसेस उसकी 9 रखेल ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड पे रही थी, एंड उसकी 10th मिस्ट्रेस भी एक रही थी डेना द डिफाइंट टारगेरियन, जो कि काफी टाइम तक छुप के रही। उसने कभी बताया नहीं कि उसका किंग एगॉन के साथ में ही अफेयर हुआ था और उसे बच्चा हुआ। बट ये टारगेरियन प्रिंसेस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप इस बास्टर्ड्स के फैमिली ट्री में देख ही सकते होंगे कि किंग एगॉन द फोर्थ के कितने अलग अलग बास्टर्ड्स रहे थे उसके 9 ऑफिशियल मिस्ट्रेसेस और 10th मिस्ट्रेस डेना के साथ में। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें से हम कुछ बास्टर्ड्स की बात नहीं करेंगे, जैसे कि किंग एगॉन द फोर्थ को उसके एक मिस्ट्रेस बेलेगर अदरिस और दूसरे मिस्ट्रेस मेगेट के साथ में उसे जो भी बच्चे हुए थे, यानी कि बेलेगर के ये 3 बच्चे और मेगेट के ये 4 बच्चे ये जो हुए थे, उनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ऐसे कुछ इस कहानी में इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही उनका कुछ ऐसे साइड स्टोरी में भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बाकी के जो बास्टर्ड्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आता है डेमन वाटर्स, जो कि डेना द डिफाइंड और एगॉन द फोर का बेटा था। तो जब किंग बेलोर टारगेरियन ने उसके सिस्टर डेना को मेडन वॉल्ट में बंद करके रखा था, तभी उसकी एगॉन के साथ में मुलाकातें सीक्रेटली शुरू हो गई और उनका अफेयर शुरू हो गया, और उन्हीं के प्यार का या कहूँ उनके हवस का नतीजा रहा ये डेमन वाटर्स। जब डेना इस डेमन से प्रेग्नेंट हो गई थी, तभी उस समय का राजा उसका बड़ा भाई बेलोर टारगेरियन को काफी दुख हुआ। वो इतना शॉक और हर्ट हो गया कि उसने अपने सिस्टर डेना के पापों का प्रायश्चित करने के लिए 40 दिन का फास्टिंग शुरू कर दिया, और 40 दिनों के बाद में बेचारा बेलोर दरबार के बीच में ही एकदम भूखे हालत में तड़प तड़प के मर गया। तो डेना टारगेरियन के डिफायंस के वजह से किंग बेलोर टारगेरियन की मौत हो गई थी। बट यहां पर एक चीज कहना गलत नहीं होगा कि डेमन ने अपने मां के पेट में रहते समय ही टारगेरियन परिवार को एक तरीके से हिला कर रख दिया, और आगे जाके उसने लिटरल सेंस में भी यही कारनामे किए। तो इस डेमन वाटर्स का जन्म हुआ 170 एसी में, और वो सभी ग्रेट बास्टर्ड्स में सबसे ऊपर आता है बिकॉज ही इज द फर्स्ट बॉर्न ग्रेट बास्टर्ड। डेमन की मां थी डेना, जो खुद एक फियरलेस एकदम जबरदस्त पावरफुल इंडिपेंडेंट वुमेन थी, और उसने डिसाइड किया था कि वो डेमन को भी एक जबरदस्त वॉरियर बनाएगी। बचपन से ही डेना ने डेमन पर कुछ बहुत ही अच्छे संस्कार देने शुरू कर दिए थे। डेना खुद एक बहुत ही जबरदस्त आर्चर थी और उसने अपने आर्चरी के स्किल्स डेमन को देने शुरू कर दिए। बट कुछ ही टाइम के बाद में डेना को समझ में आ गया कि डेमन को आर्चर बनने में ज्यादा कोई शौक नहीं था, बट उसे तलवारबाजी यानी कि स्वॉर्ड्समैनशिप में काफी इंटरेस्ट था। तो माँ डेना इसमें क्या ही कहेगी। डेना ने बस यही कुछ 8 साल के डेमन को रेड किप के मास्टर एट आर्म्स सर क्विंटन बॉल से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अभी ये सर क्विंटन बॉल मतलब पूरे रेड किप के मास्टर एट आर्म्स थे, और उन्हें सभी लोग कहते थे फायर बॉल, क्योंकि सर क्विंटन का गुस्सा मतलब बहुत ही खतरनाक। ये सर क्विंटन बॉल जितने जबरदस्त नाइट थे, उनकी उतनी ही गुस्सेल डेंजरस पर्सनैलिटी थी, बट वो बहुत ही अच्छे टीचर भी थे। तो इस तरीके से फायर बॉल, क्विंटन बेल और एक महान वॉरियर एमन द ड्रैगन नाइट के अंडर डेमन की ट्रेनिंग शुरू हो गई, और अपने टीम
टीनेज उम्र तक डेमन एक जबरदस्त वॉरियर बन के उभर के आने लगा। तो इस तरीके से डेमन वाटर्स अपने टीनेज में एक बहुत ही तगड़ा वॉरियर और एक बहुत ही हैंडसम टारगेरियन बन के उभर के आने लगा था। और इसी बीच में इस टारगेरियन लॉन्डे का दिल आ गया प्रिंसेस डेनेरिस पर, जो कि किंग एगोन द फोर्थ की ट्रू बॉर्न डॉटर थी। तो ये पॉइंट आगे के स्टोरीज के लिए इंपॉर्टेंट जरूर है, बट वो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में हम अगले ही एपिसोड में जानेंगे। अभी हम जानते हैं अगले ग्रेट बास्टर्ड के बारे में, एंड दैट इज एगोर रिवर्स, यानी कि किंग एगोन द अनवर्दी के फिफ्थ मिस्ट्रेस बारबा ब्रैकन का बेटा। अभी डेमन वाटर्स का बचपन तो एक बास्टर्ड होने के बावजूद काफी अच्छा खुशी में गुजर रहा था, बट एगोर रिवर्स का बचपन काफी ट्रेजेडी से भरा रहा। हमने पहले एपिसोड में देखा ही कि कैसे एगोर की सेक्सी मॉम बारबा ब्रैकन एक समय पर किंग एगोन द अनवर्दी की फेवरेट मिस्ट्रेस थी, बट कुछ ही टाइम के बाद में एगोन द अनवर्दी ने उसे छोड़ दिया एंड उसके रिप्लेसमेंट में एगोन ने और एक मिस्ट्रेस को लाया, मेलिसा ब्लैकवुड को। अभी यहाँ पर एगोन किसी ब्लैकवुड औरत को छोड़ के और लड़की को अपना मिस्ट्रेस करके लाता तो वो चल जाता, बट एक ब्लैकवुड के एवरेज लुकिंग लड़की ने उसे रिप्लेस किया। इस चीज को बारबा का ईगो हैंडल ही नहीं कर पाया। हम तो जानते हैं कि हाउस ब्रैकन और हाउस ब्लैकवुड के बीच में हजारों सालों से काफी बड़ा राइवलरी है, और उनके घर में जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको एक दूसरे को हेट करने के लिए ही सिखाया जाता है। बारबा ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मिसी ब्लैकवुड ने उसे एज अ मिस्ट्रेस इन किंग एगोन्स लाइफ अभी रिप्लेस कर दिया था। बारबा ब्रैकन के लिए ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ा ह्यूमिलिएशन था। इसी में हमने पहले एपिसोड में देखा ही था कि कैसे किंग एगोन द अनवर्दी ने बारबा के फादर लॉर्ड ब्रैकन और उसके सिस्टर बेथनी को मार दिया था। तो इन सभी चीजों का ब्लेम भी बारबा ने मिस्सी पे डाल दिया, क्योंकि उसके मुताबिक उस समय पर वेस्टरोस पर एक तरीके से मिस्सी ब्लैकवुड का रूल शुरू था, और उसी ने एगोन द अनवर्दी को इन्फ्लुएंस करके उसके पिता और सिस्टर को मरवा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी एगोर रिवर्स के बारे में डिस्कशन करते करते उसके माँ बारबा ब्रैकन के बैक स्टोरी को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को हमने इसलिए जाना क्योंकि बारबा ब्रैकन के दिलो दिमाग में जो जहर इतने टाइम में भर गया था, उसने उसी जहर को अपने बेटे एगोर के दिलो दिमाग में भी बचपन से भरना शुरू कर दिया। बारबा ने एगोर रिवर्स के दिमाग में घुसा दिया कि कैसे ब्लैकवुड्स ने हम ब्रैकन्स का हक छीना, अपना अधिकार छीन लिया, कैसे ब्लैकवुड्स ओल्ड गॉड्स की काली जादू कर कर दूसरों पर कुछ अपना असर डालते हैं। ऐसे कुछ भी बेबुनियाद अजीबोगरीब एक्यूजेशंस करते करते बारबा ब्रैकन ने अपने बेटे एगोर रिवर्स को बड़ा किया, और जैसे जैसे एगोर बड़ा होते गया तो वो उसके माँ के वजह से एक बिटर, एक एंग्री यंग मैन बन के उभर के आने लगा। वो बचपन से ही इतना ज्यादा गुस्से में रहता, सैड और एंग्री रहता कि कहा जाता है कि उसने लाइफ में एक स्माइल भी नहीं किया, और उसी वजह से उसका नाम पड़ गया बिटर स्टील। अभी बिटर तो वो अपने पर्सनालिटी के लिए उसके अजीबोगरीब बिटर एकदम गुस्सेल अंदाज के लिए था, बट उसमें स्टील भी जोड़ा गया था क्योंकि एगोर एक बहुत ही जबरदस्त स्वॉर्ड्समैन भी था। एगोर रिवर्स का बचपन तो स्टोन हेज में गुजरा, बट एगोर यही कुछ 7 साल का जब था तभी एगोर रिवर्स को लेके बारबा सीधा रेड किप में चली गई, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बेटा भी रॉयल परिवार में रेड किप में सभी के साथ में बड़ा हो सके, और इवन किंग एगोन द फोर्थ टारगेरियन भी चाहता था कि उसका बेटा वहां पर रेड किप में आए। तो रेड किप में अभी एगोर रिवर्स इस तरीके से आ गया था, और उसकी भी ट्रेनिंग फायरबॉल यानी कि सर क्विंटन बेल के अंडर रेड किप में शुरू हो गई, और यहीं पर फायरबॉल के अंडर ट्रेनिंग लेते लेते उसकी दोस्ती हुई डेमन ब्लैकफायर से। दोनों में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बॉन्डिंग बढ़ने लगी, और यहीं पर फायरबॉल के अंडर ट्रेनिंग लेते लेते एगोर रिवर्स और डेमन वाटर्स की लेजेंडरी फ्रेंडशिप शुरू हो गई। बट यहीं पर रेड किप में रहते रहते एक आइकॉनिक राइवलरी भी शुरू हो गई, एंड ये राइवलरी थी ब्रिंडन रिवर्स के साथ में, जो कि बहुत ही पर्सनल एंड आइकॉनिक राइवलरी रही, क्योंकि एगोर की माँ बारबा ब्रैकन ब्रिंडन की माँ मिस्सी ब्लैकवुड से नफरत करती थी, एंड उसी वजह से बारबा का बेटा यहाँ पर एगोर मेलिसा ब्लैकवुड यानी मिस्सी ब्लैकवुड के बेटे ब्रिंडन रिवर्स से नफरत करने लगा। तो नाउ
लेट्स टॉक अबाउट अनदर ग्रेट बास्टर्ड, ब्रेंडन रिवर्स, जिसका जन्म हुआ 175 एसी में एंड उसकी माँ थी मेलिसा ब्लैकवुड। ये ब्रेंडन रिवर्स असल में बुक में एल्बिनो था, यानी कि उसके बॉडी की पूरी स्किन एकदम ही वाइट थी एंड इसी में उसकी आंखें एकदम लाल थी। इसी के साथ साथ ब्रेंडन के गले से लेके उसके चीक तक, उसके गालों तक एक अजीब सा रेड कलर का वाइन स्टेन था जो एक रेवन के शेप का था एंड इसी वजह से उसे बचपन से ही सभी लोग ब्लड रेवन कहने लगे। इस ब्लड रेवन ब्रेंडन रिवर्स का बचपन से ही लुक इतना इंटेंस था कि बाकी के रेड किप के बच्चे और कई सारे बड़े लोग भी उससे डरते थे। वो एकदम ही थिन, पतला दुबला बट टॉल सा बंदा था। ऐसा लगता था कि वो बहुत ही वीक है एंड उसके चेहरे पर एकदम ही ग्रिम, टेरिफाइंग सा, एकदम अजीब सा एक्सप्रेशन रहता। ब्लड रेवन ब्रेंडन रिवर्स बचपन से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला बंदा था। उसने कभी भी उसको जो भी कहा जाता है उसके बारे में नहीं सोचा एंड इसका रीजन था उसकी एक नहीं बट 2 माएं। अभी ब्रेंडन की माँ एक तो थी ही मेलिसा, बट उसी के साथ साथ डेना भी उससे बहुत प्यार करती और उसे अपना बेटा ही समझती एंड इसका रीजन था डेना उसकी बहुत ही अच्छी टीचर बन गई थी। जैसे कि हमने पहले जाना कि डेना द डिफाइंड को आर्चरी में बहुत ही इंटरेस्ट था। वो तो चाहती थी कि वो उसके बेटे डेमन वॉटर्स को अच्छे से आर्चरी के स्किल्स दे सके, बट डेमन को उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। वो ज्यादातर फायरबॉल के अंडर ट्रेनिंग लेना चाहता था, बट ब्लड रेवन ऐसा नहीं था। ब्रेंडन रिवर्स को आर्चरी बहुत पसंद थी और ब्रेंडन अपने आंटी डेना के साथ में दिन रात आर्चरी की ट्रेनिंग लेने लगा और आगे चल के वो टारगेरियन हिस्ट्री का डेडलीस्ट आर्चर, एक डेडलीस्ट बाउमैन बन गया। तो ब्रेंडन रिवर्स के आंटी डेना के साथ में अलग से ट्रेनिंग शुरू हुई थी, बट ऑब्वियसली उसका फायरबॉल के अंडर भी स्वॉर्ड्समैनशिप और वॉरफेयर को लेके ट्रेनिंग शुरू हुई थी। तो अभी रेड किप में ऐसा हो गया था कि बारबा के आने के वजह से अचानक से बारबा वर्सेस मेलिसा का एक कोल्ड वॉर रेड किप में शुरू हो गया था एंड यहीं पर छोटे एगोर रिवर्स और ब्रेंडन रिवर्स के बीच में भी राइवलरी शुरू हो गई। एगोर और कई सारे बच्चे हमेशा मिलकर ब्रेंडन को उसके लुक्स के ऊपर से चिढ़ाते, उसको हर्ट करते, बट ऐसा सब शुरू रहते हमेशा प्रिंस डेरॉन और उसके बच्चे ब्रेंडन रिवर्स को सपोर्ट करते हैं। तो प्रिंस डेरॉन के कौन बच्चे हैं वो हम इसी एपिसोड में आगे क्विकली जानेंगे ही, बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिंस डेरॉन ने छोटे ब्रेंडन को बचपन में काफी सपोर्ट किया और प्रिंस डेरॉन के साथ साथ मिलकर ब्रेंडन काफी राज कारोबार के चीजों में भी इंटरेस्ट लेने लगा था। तो ब्रेंडन रिवर्स एक जाबाज योद्धा बनकर उभर के आ ही रहा था, बट उसी के साथ साथ उसे प्रशासन, राज कारोबार वगैरह कैसे चलाना है उसमें भी काफी दिलचस्पी थी। उसे पॉलिटिकल गेम्स वगैरह सीखने में काफी इंटरेस्ट रहता एंड ये सब उसका अलग अलग स्किल्स सीखने का जो पर्सनालिटी है वो देखकर डेरॉन और एमन द ड्रैगन नाइट भी खुश होते और वो उस पर बहुत ही अच्छे संस्कार करते रहते। तो ब्लड रेवन ब्रेंडन रिवर्स was not just a creepy albino person, he was becoming a dangerous warrior, a political genius एंड ऑफ कोर्स ये भाई साहब भी एक लड़की का दीवाना होने लग गया एंड होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो जिस लड़की का दीवाना बना वो आर्ग्यूबली पूरे सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की सबसे खूबसूरत हसीना रही एंड दैट इज आवर फाइनल इंपॉर्टेंट ग्रेट बास्टर्ड शियरा सी स्टार। ये शियरा एगोन द अनवर्दी और सेरेनी ऑफ लीस की बेटी थी एंड सेरेनी ने इसका नाम वैसे तो सिर्फ शियरा रखा था और उसे वो कहती थी कि शी इज द स्टार ऑफ द सीज, बट आगे चल के सभी ने उस स्टार ऑफ द सीज को ही सी स्टार कर दिया और इसका नाम पड़ गया शियरा सी स्टार। तो शियरा के लाइफ की शुरुआत वैसे काफी सैड रही क्योंकि वो जैसे ही पैदा हुई तो कुछ ही दिनों के बाद में उसकी मॉम सेरेनी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस के वजह से मर गई और शियरा एक तरीके से अनाथ हो गई। बट यहाँ पर शियरा लकी थी कि उस समय पे रेड किप में मेलिसा ब्लैकवुड और डेना द डिफाइंड टारगेरियन जैसे कुछ बहुत ही अच्छे औरतें थे जो शियरा के लिए एक माँ बन के उभर के आए। उन्होंने बचपन से ही शियरा को ऐसा बिल्कुल एहसास होने नहीं दिया कि उसकी कोई माँ है नहीं। शियरा को रेड किप के टारगेरियन परिवार ने अच्छी तरीके से अपना लिया था और वो बचपन से ही बहुत ही खूबसूरत थी, बट जैसे जैसे वो बड़ी
होने लगी तो उसकी खूबसूरती देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। शियरा का फेस एकदम हार्ट शेप्ड था और उसकी आंखें तो दो अलग अलग कलर की थी। एक आंख थी ब्लू कलर की तो दूसरी आंख थी कुछ ब्राइट ग्रीन कलर की। कई सारे लोग कहते थे कि सातों भगवानों ने शियरा को एकदम परफेक्ट बनाया था, बट उस परफेक्शन में एक कोई तो डिफेक्ट देना चाहिए, इसलिए उसके दोनों आंखों का कलर ही चेंज किया। बट ये डिफेक्ट नहीं था, उल्टा उस डिफेक्ट से उसकी खूबसूरती और भी नेक्स्ट लेवल पे गई थी एंड वो एक बहुत ही मिस्टीरियस अट्रैक्टिव औरत बन के उभर के आने लगी। तो ऐसे कई सारे हसीनाओं को हमने पूरे सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के लोर में यहाँ वहां पर देखा ही है, बट अकॉर्डिंग टू खुद आइस एंड फायर के राइटर जॉर्ज आर आर मार्टिन के मुताबिक शियरा सीस्टार इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ हिज स्टोरीज। तो अभी शियरा सीस्टार जैसी खूबसूरत लड़की रेड किप में रहने लगी थी तो ऑफ कोर्स उस लड़की का दिल जीतने के लिए कुछ मर्दों में एकदम कंपटीशन शुरू हो गई एंड यही पर आता है लेजेंडरी राइवलरी बिटवीन बिटर स्टिल एंड ब्लड रेवन। तो ब्लड रेवन ब्रिंडन रिवर्स शियरा का दीवाना था ही, बट एगोर रिवर्स बिटर स्टिल भी इस शियरा के पीछे पागल था। दोनों भी एगोर और ब्रिंडन पहले से ही एक दूसरे से नफरत करते थे, बट अभी दोनों एक ही बंदी को प्यार करने लगे थे। तो आप अभी समझ ही सकते होंगे कि उनकी राइवलरी अभी किस पर्सनल लेवल पर चली गई थी। तो अभी हम शियरा के बारे में और जानते हैं। तो शियरा वैसे खूबसूरत तो थी ही, बट वो काफी इंटेलिजेंट भी थी। बचपन से ही शियरा एक बहुत ही जबरदस्त रीडर रही थी और वो दिन रात रेड किप के लाइब्रेरी में बैठी रहती। शियरा ने बचपन में ही कई सारे अलग अलग डायलेक्ट्स लैंग्वेज को सीख लिया था और उसने खास करके लाइब्रेरी में से कुछ मैजिक और डार्क आर्ट्स को भी सीखना शुरू किया, क्योंकि उसे पता चला था कि उसकी माँ सेरेनी ऑफ लीस भी एक कोई सॉर्सरेस थी। तो शियरा को बचपन में ही लगा था कि उसे उसके माँ की लेगेसी आगे बढ़ानी चाहिए और इसीलिए वो अपने माँ के जैसे ही डार्क आर्ट्स और मैजिक में वगैरह इंटरेस्ट लेने लगी और धीरे धीरे शियरा सीस्टार एक खुद सॉर्सरस बन के उभर के आने लगी। तो दोस्तों ये थे कुछ किंग एगोन द फोर, किंग एगोन द अनवर्दी के ग्रेट बास्टर्ड्स। आई होप आपको उनकी पर्सनैलिटी समझ में आई और उनका जो भी फैमिली डायनामिक है वो समझ में आ गया। तो अभी हमने ग्रेट बास्टर्ड्स के बारे में तो जाना, बट ये ग्रेट बास्टर्ड्स ही आगे आने वाले ब्लैकफायर रेबेलियन में इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्हीं के साथ साथ किंग एगोन द फोर के ऑफिशियल ट्रू बॉर्न बेटे प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन डेरॉन की भी फैमिली काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले एपिसोड में देखा था कि डेरॉन की भी अभी फैमिली बनने लगी थी उसके वाइफ मिराया मार्टेल से। तो उन दोनों को 170 एसी से 180 एसी के बीच में 4 बच्चे हुए जो कि चारों बेटे थे। सबसे पहले 170 एसी में उन्हें एक बेटा हुआ बेलोर टारगेरियन, जो कि काफी यूनिक दिखता था। ये बंदा भी एकदम टॉल और हैंडसम बन के उभर के आने लगा, बट इसकी स्किन थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की थी, मतलब वो थोड़ा सा डॉर्निशमैन दिखता था। उसके काले बाल थे उसके माँ के तरफ से, बट उसके अपने पिता डेरॉन के तरह एकदम टारगेरियन वाले पर्पल आइज थे। तो ये बेलोर एकदम ही यूनिक बंदा था। वो एक बहुत ही ऑनरेबल सच्चे दिल का एकदम अच्छा बंदा था, बट उसी के साथ साथ वो एक बहुत ही जाबाज योद्धा बन के भी उभर के आने लगा था। अभी आपको लगे कि मैं सभी को यहाँ पर जाबाज तगड़ा योद्धा बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली वैसा ही था। क्या करे, फायरबॉल सर क्विंटन बॉल और एमन द ड्रैगन नाइट की ट्रेनिंग, उनकी टीचिंग इस तरीके से थी कि उनके अंडर सभी टारगेरियन बच्चे एकदम जबरदस्त योद्धा बन के उभर के आने लगे। तो अभी बेलोर तो वैसे 170 एसी में बॉर्न हुआ था, ये ऑफिशियल है, बट उसके आगे के जो भी 3 छोटे भाई उसे हुए उन तीनों का एग्जैक्ट बॉर्न ईयर नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि 170 एसी से 180 एसी के बीच में डेरॉन और मिराया को ये 3 अलग अलग बेटे हुए। तो बेलोर के बाद में आता है एरिस, जो कि बहुत ही अजीब सा दिखने वाला एकदम टॉल सा बंदा था और उसे फाइटिंग में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। एरिस बचपन से ही फाइटिंग से काफी डरता, वो एकदम डरपोक किस्म का बंदा था और उसे खास करके बुक्स पढ़ने में
काफी इंटरेस्ट था। तो बचपन से एरिस और शियरा की काफी अच्छी दोस्ती होती क्योंकि वो दोनों भी एक साथ एकदम अच्छी तरीके से लाइब्रेरी में दिन रात बुक्स पढ़ते रहते। देन एरिस के बाद में आता है रेगेल, जो कि बहुत ही नटखट और एकदम ही अजीब सा बंदा था। रेगेल बचपन में काफी शैतानी हरकतें करता रहता, यहाँ वहां पर कुछ उठपटांग वो चीजें करता और उसी वजह से कईयों को वो बचपन से ही दिमाग से थोड़ा सा खिसका हुआ बंदा लगता। देन लास्ट सन ऑफ डेरॉन एंड मिराया इज मेकार। अभी इस मेकार के बारे में सिर्फ एक ही चीज बताने जैसी है, एंड दैट इज इस बंदे की पर्सनैलिटी एग्जैक्टली एगोर रिवर्स के जैसे थी। जिस तरीके से एगोर कभी भी अपने जिंदगी में नहीं हंसा, वैसे ही मेकार भी अपने जिंदगी में कभी ज्यादा हंसा नहीं, ऐसा ही कहा जाता है। एंड एगोर जिस तरीके से एक तगड़ा फाइटर बन के फायरबॉल के अंडर उभर के आ रहा था, वैसे ही मेकार ने भी एक फाइटर बनने की जिद रखी थी। तो ये है किंग एगोन द अनवर्दी, यानी कि किंग एगोन द फोर्थ टारगेरियन का हाउस होल्ड, जिसमें है कुछ इंपॉर्टेंट ग्रेट बास्टर्ड्स एंड उसके बेटे डेरॉन की राइजिंग फैमिली। इन सभी कैरेक्टर्स के जो भी स्टोरीज है, उनके इमोशंस है, उनके अलग अलग राइवलरीज है, वही अभी आगे आने वाले कहानी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा जो इवेंचुअली एक रेबेलियन में तब्दील होगा। तो इस तरीके से 170 एसी से लेके 184 एसी के बीच में इन सभी टारगेरियन बास्टर्ड्स और टारगेरियन फैमिली के बाकी बच्चों का जन्म हुआ और वो बड़े बनते बनते अभी टीनेज में पहुंच गए थे। एंड इसी दौरान किंग एगोन द अनवर्दी का एकदम ही पागलपन जैसा रूल शुरू था। उसकी अजीबोगरीब राइवलरी अपने ही बेटे डेरॉन के साथ में शुरू हो गई थी, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में अच्छे से जानेंगे ही। एगोन की कई सारी मिस्ट्रेसेस इस समय पर रेड कीप में रह रही थी। यहीं पर हमें मेलिसा ब्लैकवुड और बारबा ब्रैकन की राइवलरी देखने मिली थी। एंड इसी बीच में हम मेलिसा और नेरिस की दोस्ती भी देख रहे थे। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, सेकंड एपिसोड ऑफ दिस ब्लैकफायर रेबेलियन स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। अभी हम थर्ड एपिसोड में जानेंगे कि कैसे आखिर डेमन वाटर्स डेमन ब्लैकफायर बना और कैसे एगोन द अनवर्दी का पूरे रेल्म पर स्टुपिड रूल रहा। ऐसे आखिर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहे जिसके कारण टारगेरियन परिवार में दरारें पड़ने लगी, एंड उसी कारण वेस्टेरोस के कई सारे हाउसेस किंग्स लैंडिंग में रेड कीप के दरबार में कैसे बढ़ गए। ये सभी चीजें हम अच्छे से जानेंगे कि कैसे आखिर किंग एगोन द अनवर्दी ने पूरे रेल्म को बांट दिया और वो पूरे वेस्टेरोस का वर्स्ट टारगेरियन किंग क्यों कहलाता है। तो वो सब जानते हैं इस पार्ट 3 एपिसोड 3 ऑफ एंटायर ब्लैकफायर रेबेलियन की कहानी। तो दोस्तों, मैंने पहले के 2 एपिसोड्स में कई बार इस किंग एगोन द फोर्थ टारगेरियन को एगोन द अनवर्दी ऐसे करके कहा, मतलब वो आयरन थ्रोन पर बैठने के लिए वर्दी नहीं है, उसकी औकात नहीं है आयरन थ्रोन की, ऐसा ही उसका एक निकनेम बन गया था आगे वेस्टेरोस में। बट ये निकनेम एग्जैक्टली उसका क्यों पड़ा, उसके कई सारे रीजंस है। एक रीजन तो डेफिनेटली ये है कि किंग एगोन द फोर्थ एकदम अय्याश था और उसके कई सारे बास्टर्ड्स बच्चे वगैरह उसके हो गए थे। बट इस चीज का वैसे किंग्स लैंडिंग और बाकी वेस्टेरोस के जनता को, स्मॉल फोक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। असल में जब किंग एगोन द फोर्थ ने अपना रूल शुरू किया था, तभी उसके जस्ट पहले विसेरिस का रूल रहा था, जिसने काफी अच्छी तरीके से स्मॉल फोक को खुश करके रखा था। और उसी वजह से एगोन के शुरुआती रूल में ऐसे कोई भी स्मॉल फोक को उसके खिलाफ गुस्सा नहीं था। स्मॉल फोक एकदम अच्छे से खुशी में थे, बिकॉज उन्हें अपने मोटे राजा की अय्याशी देखने में तो और भी मजा आता, क्योंकि उन्हें उसका क्या, उन्हें तो मस्त गॉसिप मिलती रहती थी और वो बस मजे करते रहते हैं। बट ये सभी चीजें कुछ ही समय के लिए रही, क्योंकि कुछ ही समय के बाद में किंग एगोन द फोर्थ एकदम अनवर्दी इवन स्मॉल फोक के लिए बनने लगा, क्योंकि किंग एगोन द फोर्थ ने काफी सारे हॉरिबल डिसीजंस लिए। उसके पथेटिक जेलेसी के वजह से उसने कुछ बहुत ही शॉकिंग डिसीजंस लिए और उसके हॉरिबल राज कारोबार में बहुत ही बुरा करप्शन होते रहा। तो किंग एगोन द फोर्थ ने अपने रूल के शुरुआत से ही राज कारोबार से ज्यादा अलग अलग औरतों के साथ में बिस्तर गर्म करने में टाइम स्पेंड कर दिया, और इस समय पर कुछ कमीने लोगों ने पूरे राज कारोबार को संभालना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, किंग एगोन का हैंड ऑफ द किंग लॉर्ड ब्रैकन और उसके जैसे ही कई सारे कमीने रेड कीप के दरबार में घुस गए और उन्होंने पावरफुल पोजीशंस को हासिल करना शुरू कर दिया। अभी लॉर्ड ब्रैकन इतना हरामी था कि उसने लिटरली अपने बेटी बारबा ब्रैकन को ही एगोन की खास रखेल, उसकी स्पेशल मिस्ट्रेस बनाकर रख दिया, और उसी कनेक्शन से वो वेस्टेरोस के सेकंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन पे पहुंच गया।
जैसे ही ये सब कुछ बाकी कई सारे लॉर्ड्स ने दरबार के देखा तो उन्होंने भी अपनी बेटियां, अपनी बहनें और इवन बीवियों को दरबार में लाना शुरू कर दिया ताकि वो समझदार को इशारा काफी है। तो ऐसी हरामीपंती दरबार में शुरू हो गई थी कि कई सारे छोटे मोटे लॉर्ड्स किंग एगोन के स्पेशल बनने लग गए, क्योंकि किंग एगोन द फोर्थ को उनकी औरतें पसंद आती थी। बट फिर भी उन सभी औरतों में से जो 9 रखेल उसकी ओवर द टाइम ऑफ पीरियड बनी, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट रही ही थी और उसके बारे में हमने पहले एक एपिसोड में जाना ही। बट वो 9 छोड़ के भी कई सारे अलग अलग औरतों के साथ में इस कमीने किंग एगोन द फोर्थ की अय्याशी शुरू हुई थी। तो वो सब तो शुरू ही था और इसी दौरान ये जो भी छोटे मोटे लॉर्ड्स किंग एगोन के रेड किप के दरबार में आ गए थे, वो सभी हरामी लॉर्ड्स हमेशा किंग एगोन के हाँ में हाँ मिलाते और वो उसके एक तरह से चमचे बन गए, उसकी चाटुगिरी करने वाले वो लॉर्ड्स बन गए। और ऐसे जो भी चमचे किंग एगोन द फोर्थ के बने, उनके लिए किंग एगोन द फोर्थ हमेशा कुछ ना कुछ फेवर्स देता। वो जो भी चाहते हैं उसके ऊपर वो अपना स्टैंप दे देता और उन्हें जो करना है वो करने देता, बिकॉज वो सब कमीने लॉर्ड्स हमेशा किंग एगोन द फोर्थ को उनके लाइफ की कुछ औरतें, लड़कियां, इंपोर्टेड वाइन्स, लग्जरियस कपड़े, गहने और ऐसे ही कई सारी चीजें एगोन द फोर्थ को देते रहते हैं। तो बेसिकली किंग एगोन द फोर्थ के अय्याशी को जो भी सपोर्ट करेगा, उनके सर पे एगोन द फोर्थ का हाथ रहेगा। एगोन ने जो भी उसके चमचे थे उनके सभी खामियों को एकदम नजरअंदाज किया, उन्हें जो करना है वो करने देना शुरू कर दिया। एंड ऑफ कोर्स इसके वजह से बहुत ही हॉरिबल चीजें धीरे धीरे से शुरू हो गई। इसी में अभी हमने देखा ही था कि एगोन किस तरीके से एकदम ऑन विम, यानी कि उसे जो भी मन करे वो सब चीजें करता था, जिसके हमने कई एग्जांपल्स पहले 2 एपिसोड्स में देखे ही थे। उसे कभी मन करता था कि वो रिवरलैंड्स में चला जाए तो वो वहां पर घूमने के लिए जाता, कभी वो एकदम वेस्टरलैंड्स, क्राउन लैंड्स, कभी स्टॉर्म लैंड्स, ऐसे कहीं पर भी किंग एगोन द फोर्थ अपनी टूर्स करता। उसे वहां पर भी जाके अय्याशी करने बहुत ही पसंद थी। हमने पहले 2 एपिसोड्स में देखा ही था कि कैसे किंग एगोन एक बार रिवरलैंड्स में गया और उसने मदर स्टेट्स के 2 माउंटेन्स को पहले तो उसने बारबाद स्टेट्स करके नाम दे दिया, फिर उसने उस डिसीजन को चेंज करके मिस्सी स्टेट्स करके नाम दे दिया। बट उसने ये सब करते हुए कभी भी सोचा नहीं कि ऐसे उस रीजन के एक इंपॉर्टेंट 2 माउंटेन्स के लैंड को कभी एक हाउस को देना, फिर दूसरे हाउस को देना, इससे वो जो पूरे लैंड को लेके एक इशू था वो कितना बेचीदा होगा, इसका तो इस मोटे किंग के पास में कोई फोरसाइट ही नहीं था। फिर हमने देखा था कि कैसे वो व्हाइट वॉल्स गया और उसने वहां के लॉर्ड बटरवेल को सीधा एक ड्रैगन एग ही गिफ्ट में दे दिया, क्योंकि वो उनके 3 खूबसूरत बेटियों के साथ में सोना चाहता था और उसने एक ही रात में उन तीनों हसीनाओं को प्रेग्नेंट करके वो वहां से निकल गया। तो ये सब किंग एगोन द फोर्थ की वाहियात हरकतें कुछ टाइम के लिए जरूर रही थी, बट अराउंड 178 एसी तक किंग एगोन द फोर्थ इतना मोटा हो गया था कि उसे किंग्स लैंडिंग के बाहर तो छोड़िए, उसे रेड कीप के भी बाहर चलना मतलब काफी डिफिकल्ट हो गया था। तो एगोन द अनवर्दी के अय्याशी का जो किस्सा था वो वेस्टरोस के आम जनता, स्मॉल फोक के लिए एक वैसे टाइम पास गॉसिप ही था, उसके बारे में हमने जाना। और कई सारे कम्युनल लॉर्ड्स के लिए एगोन की स्टुपिडिटी काफी फायदेमंद होती थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने फायदे का देखकर उनके कामों के लिए एगोन का स्टैंप यहाँ वहां पर लेते रहते थे। बट दुनिया में सभी लोग हरामी, अय्याश, कमीने नहीं होते। हमारे जैसे कुछ भोले, समझदार, ऑनेस्ट इंसान भी होते हैं। तो वेस्टेरोस में भी वैसे ही कई सारे अच्छे लॉर्ड्स भी थे जो एक टारगेरियन राजा की ऐसी अय्याशी, उसकी ऐसी नौटंकी देखकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस करते थे और उन्हें अपने औरतों को दरबार में लाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड ऑफ कोर्स इसी वजह से रेड किप में 2 ग्रुप्स बनने लगे। एक ग्रुप जो कि किंग एगोन द फोर्थ के चमचे थे, उसकी चाटुगिरी करते थे, और सेकंड ग्रुप जो कि अच्छे ऑनेस्ट लॉर्ड से बना हुआ था, जो मिस्सी, ब्लैकवुड और डेरॉन को पसंद करते हैं। तो हमने देखा कि किंग एगोन द फोर्थ 172 एसी में राजा बना था और उसने 2 सालों में काफी अय्याशी की और उसके कई सारे चमचे लॉर्ड्स यहाँ वहां पर उभर कर आ गए रेड किप में। बट इन 2 सालों में कभी भी डेरॉन ने अपने पिता एगोन का इंसल्ट नहीं किया। डेरॉन ने कभी भी एगोन के खिलाफ कुछ बात नहीं की, क्योंकि वो आफ्टर ऑल उसका पिता था और डेरॉन अपने पिता से उन दिनों में रिस्पेक्ट जरूर करता। बट
देन आया 174 एसी का साल, जब एगोन ने अपने अय्याशी को छोड़कर कुछ अजीबोगरीब फालतू डिसीजंस लेने शुरू कर दिए। एंड इसी में डिसीजन एक था कि एगोन को रातों रात अचानक से सपना आ गया था कि उसे डॉर्न पर अटैक करके डॉर्न को कंट्रोल करना चाहिए। तो एगोन ने डिसाइड किया कि ही विल अटैक डॉर्न आउट ऑफ नोवेयर। जैसे ही उसने दरबार में ये कहा तो दरबार के सभी लोग एकदम एगोन के बात को भी सपोर्ट करने लगे। आफ्टर ऑल वो सभी एगोन के चमचे ही थे। जैसे ही ये माहौल डेरॉन ने रेड कीप में दरबार में देखा तो वो एकदम शॉक्ड हो गया और उसने दरबार में सभी के सामने अपने पिता के खिलाफ जाकर आवाज उठाई कि एगोन को डॉर्न पर अटैक करना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉर्न के साथ में टारगेरियंस ने किंग बेलोर टारगेरियन के समय पर एक पीस ट्रीटी की है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेरॉन की वाइफ मिराया मार्टेल डॉर्निश है, उसके बच्चों में आधा डॉर्निश खून होने वाला था। तो जैसे ही डेरॉन ने अपने ही पिता एगोन के खिलाफ दरबार में आवाज उठाया तो डेरॉन को इवन एमन द ड्रैगन नाइट ने सपोर्ट किया। और दरबार में कुछ ही क्यों ना हो, कुछ अच्छे लॉर्ड्स भी थे जिन्होंने डेरॉन को उसमें सपोर्ट किया। तो यहाँ पर डेरॉन, एमन द ड्रैगन नाइट और उनके कुछ ही सपोर्टर्स ने एगोन द अनवर्दी के खिलाफ आवाज जरूर उठाया, बट एगोन ने किसी की नहीं सुनी और उसने सीधा अपने पायरोमैंसर्स को हुक्म दे दिया कि उसके लिए ड्रैगन्स बनाए जाए। जी हाँ, एगोन ने अभी ड्रैगन्स बिल्ड करने का प्लान किया, नॉट द ड्रैगन्स दैट वी नो। उसने एक मैकेनिकल लकड़ी के ऐसे मैसिव ड्रैगन्स का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाने का हुक्म पायरोमैंसर्स को दिया, जो कि वाइल्ड फायर के फ्यूल के जरिए आग को पैदा करेगा। एंड दीज मैकेनिकल ड्रैगन्स विल अटैक डॉर्न। तो ये सब कुछ इतने क्विकली हुआ कि उस समय पर डेरॉन और एमन एगोन द अनवर्दी को वहां पर रोक नहीं सके और एगोन ने ये मैसिव जो भी मशीन्स बनाए थे, उसके मैकेनिकल ड्रैगन्स उसने जो बनाए, वो सीधा भेज दिए डॉर्न पर अटैक करने के लिए। बट जैसे ही वो किंग्सवुड के आसपास पहुंच गए तभी वहां पर वाइल्ड फायर में कुछ आग लग गई और 7 मैकेनिकल ड्रैगन्स जो बनाए गए थे वो डिस्ट्रॉय हुए और उनमें जो भी इंसान काम करते थे वो ऑलमोस्ट 500 लोग बेचारे जिंदा जल के मर गए। तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक एगोन के लिए हुआ। इस हॉरिबल चीज के वजह से लिटरली 1/4 ऑफ द किंग्सवुड भी एक बहुत बड़े वाइल्ड फायर में जल के खाक हो गया। और इस हादसे के बाद में एगोन ने एकदम कोई वॉर वगैरह करने के बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं। जैसे ही ये एक बहुत ही बड़ा हादसा 174 एसी में हुआ, तब जाके डेरॉन को समझा कि वो अपने पिता एगोन द 4 को ऐसे ही जो चाहिए वो करने दे नहीं सकता। He has to get involved एंड ऐसा ही सोचकर डेरॉन ने अभी राज कारोबार के डिसीजंस में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया और उसके भी काफी सारे धीरे धीरे से सपोर्टर्स बढ़ने लग गए। अब वैसे तो किसी भी राजा को अपना बेटा ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके राज कारोबार की कुछ डिसीजंस लेने में हेल्प कर रहा है, इसमें कुछ गुस्सा आना नहीं चाहिए, बिकॉज डेरॉन खुद एयर अपैरेंट था, मतलब वो प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन था, मतलब वो आगे चल के राजा बनने वाला था। ये पहले से डिसाइड किया गया था, उसकी सेरेमनी भी ऑफिशियली हो गई थी। बट फिर भी पिता एगोन को अपने ही बेटे डेरॉन से गुस्सा आता था, क्योंकि एगोन मानता ही नहीं था कि डेरॉन उसका बेटा है। एंड ये चीज पूरे ब्लैकफायर रेबेलियन की सबसे इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन है कि डेरॉन कहने के लिए एगोन द अनवर्दी का बेटा नेरिस के साथ में है, बट एगोन कई सारे उसके चमचे, छोटे मोटे लॉर्ड्स और ढेर सारे स्मॉल फोक को लगता था कि डेरॉन बास्टर्ड है एमन द ड्रैगन नाइट और नेरिस का, क्योंकि एमन और नेरिस का रिश्ता हमेशा से ही बचपन से काफी क्लोज रहा था। एंड इवन आफ्टर एगोन्स मैरिज विथ नेरिस, एमन और नेरिस काफी क्लोज फ्रेंड्स के तरह रहते हैं। तो ये जो टारगेरियन फैमिली में एक अजीब सी दरार थी एगोन और एमन की, उसी दरार को कुछ लॉर्ड ब्रैकन जैसे कमीने लॉर्ड्स ने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और किंग एगोन द अनवर्दी के खिलाफ उसके ही बेटे डेरॉन के खिलाफ सालों से जहर घोलना शुरू किया। वो हमेशा एगोन को बॉम्बार्ड करके बताते कि डेरॉन तुम्हारा बेटा है ही नहीं, वो तो एमन द ड्रैगन नाइट का बास्टर्ड है, और वो अगर आगे जाके राजा बनता है
तो एक बास्टर्ड आयरन थ्रोन पे बैठेगा। तो इस तरीके से अय्याशी करते करते, दारू के नशे में, वाइन के नशे में, बार बार चीजें जब एगोन सुनने लग गया, तभी उसे सही में लगने लग गया कि डेरॉन उसका बेटा नहीं, वो एमन द ड्रैगन नाइट और नेरिस का बास्टर्ड है। तो किंग एगोन द फोर को ऐसा लगता जरूर था कि डेरॉन अभी उसका बेटा है नहीं, वो एमन का बास्टर्ड है, बट उसने कभी भी डेरॉन को डिसोन नहीं किया, जबकि वैसा करने की उसके पास पावर थी। अगर वो चाहता तो वो डायरेक्टली डेरॉन को प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन के टाइटल से हटा देता और किसी और को वो उस टाइटल को दे सकता था, बट एगोन द फोर ने वैसा नहीं किया, एंड दैट इज ऑल्सो अ बिग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अपकमिंग स्टोरी। तो अभी एग्जैक्टली एगोन द फोर ने वैसा क्यों नहीं किया, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन बुक्स में है नहीं। वी जस्ट नो दैट कि एगोन द फोर ने कभी भी डेरॉन को डिसोन नहीं किया, एंड ऑल वी हैव इज जस्ट थियरीज। अभी आपकी क्या थियरी है वो आप मुझे कमेंट्स में बताना, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका रीजन ये है कि किंग एगोन को कुछ थोड़ा बहुत ये भी लगता था कि मे बी डेरॉन उसका बेटा हो सकता है। दैट्स द ओनली थिंग विच वी कैन थिंक ऑफ। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स अपना ही बेटा एक बास्टर्ड किसी और से है, ये चीज किसी भी बंदे के लिए थोड़ी सी हार्ड टू टेक रहेगी, क्योंकि वो चीज किसी को भी हर्ट कर सकती है। इट्स ऑल अबाउट योर ओन ऑनर। बट यहाँ पर एगोन के बारे में बात करें तो वो उसका ईगो था। एगोन कभी भी खुद डेरॉन अपना बेटा नहीं है ऐसा ओपनली नहीं कहता, क्योंकि हमेशा दरबार में एमन द ड्रैगन नाइट था और एगोन उससे डरता था, क्योंकि क्या करे, एमन द ड्रैगन नाइट का ऑरा ऐसा था कि इवन साक्षात राजा की फट जाए। एमन पावरफुल होने के वजह से उसे सभी पसंद करते हैं। इस चीज से एगोन बचपन से ही बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता, क्योंकि एमन द ड्रैगन नाइट एक ऑनरेबल जाबाज नाइट था और उसे सभी लोग पसंद करते, उसकी रिस्पेक्ट करते, बट एगोन को सभी लोग निकम्मा समझते। एगोन ने ये वाला जो फीलिंग था वो लाइफ में ऐसे काफी टाइम तक झेला था, बट अभी डेरॉन के साथ में भी वही होने लगा था। कई सारे लोग अभी वापस से किंग होने के बावजूद एगोन को निकम्मा समझते और उसके बेटे डेरॉन को रिस्पेक्ट देने लगे थे, एंड अपने लाइफ में वापस से एगोन उसी खराब फीलिंग को झेलने लग गया था। तो ओवरऑल अभी सिचुएशन ये थी कि एगोन द फोर डेरॉन को अपना बेटा नहीं मानता, वो उससे नफरत करने लगा था, और वो एमन से तो पहले से ही नफरत करता था, बिकॉज वो अच्छे इंसान थे और उससे एगोन की घुटन होती, वो जलस फील करता। उसे लगता था कि एमन और नेरिस का ही बेटा डेरॉन है और वो सभी लोग मिलकर उसे निकम्मा साबित करना चाहते हैं, जिससे एगोन की मन ही मन घुटन होने लगी। अभी यहाँ पर जैसे एगोन अपने बेटे डेरॉन को डिसोन कर सकता था, वैसे ही एगोन चाहता तो वो अपने मैरिज विथ नेरिस को भी ब्रेक कर सकता था, और वो नेरिस को फेथ ऑफ द सेवन ऑफिशियली ओल्ड टाउन में जाके ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर सकता था। बट एगोन था एक नंबर का हरामी। उसने अपने सिस्टर वाइफ को, अपने भाई एमन को और अपने बेटे डेरॉन को दुख पहुंचाने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए नेरिस को कभी भी अपने से जुदा होने नहीं दिया। वो सिर्फ अपने नफरत की वजह से उन्हें हर्ट करना चाहता था, एंड इसीलिए एगोन कभी रेड किप में अलग अलग रखेल्स को घुमाता तो कई बार नेरिस के बिस्तर में किंग्स लैंडिंग के प्रोस्टिट्यूट्स को लेके आता। एक बार ऐसे ही किंग्स लैंडिंग में एक जाउस्टिंग की टूर्नामेंट रखी गई थी, जिसमें किंग एगोन द अनवर्दी ने अपने ही छोटे भाई एमन द ड्रैगन नाइट को पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर एमन द ड्रैगन नाइट जीतता है तो वो क्वीन ऑफ लव एंड ब्यूटी का टाइटल सीधा नेरिस को जाके देगा, और ये चीज एगोन नहीं चाहता था। एगोन चाहता था कि उसके बिहाफ में लड़ने वाला जो भी फाइटर है वो जीते, और वो फाइटर एगोन के किसी प्रोस्टिट्यूट को जाके वो ऑनर दे दे, ताकि नेरिस और इवन उसकी तभी की मिस्ट्रेस मेलिसा ब्लैकवुड हर्ट हो सके। वो अपने ही बीवी नेरिस और अपने इवन ऑफिशियल मिस्ट्रेस मेलिसा को ह्यूमिलिएट करना चाहता था। बट टूर्नामेंट शुरू होते ही अचानक से एक मिस्ट्री नाइट कहीं से तो आ गया, और उसने देखते ही देखते टूर्नामेंट के सभी नाइट्स को आसानी से हरा दिया, और फाइनल में एगोन के कमीने किसी नाइट को भी उसने इजीली हरा दिया। एंड फाइनल जीतते ही उस मिस्ट्री नाइट ने क्वीन ऑफ लव एंड ब्यूटी के जो भी फूलों का गिफ्ट था वो जाके दिया क्वीन नेरिस को, और उसका उसने ऑनर बचाया। जैसे ही उसने वो फूल नेरिस को दिए,
तभी उस मिस्ट्री नाइट के आंखों में आंसू थे। जैसे ही इस इमोशनल मिस्ट्री नाइट को सभी ने देखा तो सभी स्मॉल फोक ने उसे नाइट ऑफ टीयर्स कहा और नाइट ऑफ टीयर्स, नाइट ऑफ टीयर्स ऐसे जोर जोर से वो नारे लगाने लगे। ऑफ कोर्स दिस नाइट ऑफ टीयर्स वाज नन अदर देन लेजेंडरी एमन द ड्रैगन नाइट, जिसने अपने प्यार नेरिस के लिए उस टूर्नामेंट को सीक्रेटली क्यों ना हो एक मिस्ट्री नाइट बनकर जीता था। तो ऐसे ही कुछ समय जाता है, टारगेरियन फैमिली में काफी सारे प्रॉब्लम शुरू हुए थे एंड इसी में एक दिन रैंडमली 176 एसी में कोई नाइट सर मॉर्गिल हैस्टविक रेड किप के दरबार में आता है और उसने सभी के सामने खुलेआम बोल दिया कि उसने क्वीन नेरिस और किंग्सगार्ड एमन द ड्रैगन नाइट को किस करते हुए एकदम इंटीमेट सिचुएशन में कहीं पर पकड़ लिया था। तो ये चीज वैसे तो एकदम स्ट्रेट अप झूठ था, क्योंकि उस समय पर नेरिस एकदम फेथ ऑफ 7 की भक्त बन चुकी थी, वो एकदम ही प्योर हार्टेड औरत थी और दूसरे तरफ प्रिंस एमन ने किसी भी औरत के साथ में संबंध नहीं बनाने का एक कसम खाया था बिकॉज ही वॉज अ किंग्स गार्ड। तो ये चीज वैसे तो झूठ थी, बट अभी इस समय पर दरबार में इस किसी कमीने नाइट ने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया था एंड इस इल्जाम से बचने के लिए एमन ने सीधा उस मॉर्गिल हैस्टिविक को ट्रायल बाय कॉम्बैट के लिए चैलेंज कर दिया एंड कुछ ही टाइम के बाद में उसने सभी के सामने उस कमीने सर मॉर्गिल हैस्टिविक को काट दिया। अभी ये नाइट ऐसे अचानक से आकर सीधा क्वीन नेरिस के ऑनर पर ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहा है, इसके रिलेटेड एमन द ड्रैगन नाइट और डेरॉन ने सोचा और उन्हें शक हुआ कि ये जो भी चोमू नाइट ऐसे ही आया था और उसने जो भी ये झूठ वगैरह बोला वो जरूर किंग एगोन के कहने पर ही किया होगा। जैसे कि हमने इस वीडियो में पहले देखा कि एगोन ओपनली कभी भी डेरॉन को डिसोन नहीं करना चाहता था और ना ही वो नेरिस और एमन के बीच में कुछ अफेयर वगैरह है उसके रिलेटेड कुछ बातें करना चाहता था, बट वो अपना वो जो सेंटिमेंट था उस सेंटिमेंट को उसने इस मॉर्गिल हैस्टिविक के जरिए बाहर निकाला ताकि नेरिस के कैरेक्टर पर क्वेश्चन आए और डेरॉन एग्जैक्टली किसका बेटा है उसके ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा लोग शक करने लगे और लोगों के डिमांड से फिर एगोन डेरॉन अपना बेटा नहीं है ऐसा डिसीजन ले, ना कि वो खुद से कुछ करे। तो अभी आपको समझा ही होगा कि एगोन की जेलसी उसकी कमीनेपंती कौन से लेवल पर आके गिर गई थी। तो 177 एसी के आसपास तक एगोन द 4 के काफी सारे प्रॉब्लम्स इस पूरे टारगेरियन फैमिली को झेलने पड़ रहे थे, बट किंग एगोन द 4 उस समय तक वैसे काफी एक्टिव था अपने अय्याशी में। वो ज्यादा भी ऐसे प्रॉब्लम सबको नहीं दे रहा था क्योंकि उसे अपने रखेलों में उसका खाना पीना उसमें सब अय्याशी में मजे करने में काफी टाइम स्पेंड करता था। बट जैसे ही 177 के शुरुआत में किंग एगोन के लाइफ में बारबा ब्रैकन और उसके पिता लॉर्ड ब्रैकन ने मिलकर बेथनी ब्रैकन को घुसाया और जैसे ही इस बेथनी ब्रैकन ने मेलिसा ब्लैकवुड को एज अ मिस्ट्रेस रिप्लेस किया, तब उसके बाद में और भी ज्यादा असली बड़े प्रॉब्लम शुरू हो गए। एज वी सॉ इन द लास्ट एपिसोड कि एगोन द 4th ने उसके किसी किंग्सगार्ड सर टेरेंस टॉइन को बेथनी के साथ में अफेयर करते हुए पकड़ लिया, तो एगोन को उसका काफी गुस्सा आ गया और उसने टेरेंस टॉइन को बहुत ही बुरी तरीके से डिसमेंबर करके उसे टुकड़े टुकड़े करके मारा। अब माना कि उस सर टेरेंस टॉइन ने ओथ ब्रेक की थी बेथनी के साथ में संबंध बनाकर, बट उसे एकदम ह्यूमिलिएट करके इतना बुरी तरीके से मारना ये किसी भी राजा के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। उस टेरेंस टॉइन ने एगोन को प्लीड किया था कि उसे नाइट्स वॉच ज्वाइन करने दे, बट एगोन ने उस बात को नहीं माना, जबकि उसे वैसे उसको नाइट्स वॉच ज्वाइन करने देनी चाहिए थी। एगोन ने पागलों की तरह उस सर टेरेंस टॉइन को हॉरिबल मौत दी और इतना ही नहीं, उसने अपने उस समय के मिस्ट्रेस बेथनी को और उसके पिता लॉर्ड ब्रैकन को भी बहुत ही बुरी तरीके से मार गिराया। तो अभी आपको लगे कि इस सर टेरेंस टॉइन को इतना बुरी तरीके से मारना मतलब ये तो कुछ एकदम साइड स्टोरी हुई, बट ऐसा नहीं था। उसके मौत के वजह से एक बहुत ही हॉरिबल ट्रेजेडी टारगेरियन परिवार में हो गई। तो हुआ ये कि एक दिन ऐसे ही मोटा बादशाह एगोन मस्त किंग्स लैंडिंग में अपने कुछ 3 किंग्सगार्ड जिसमें एमन द ड्रैगन नाइट भी था उनके साथ में घूम रहा था एंड अचानक एक जगह पर यही कुछ 10 लोगों ने एगोन पर हमला कर दिया
एंड यहाँ पर एक छोटी सी बैटल हो गई जिसमें राजा एगोन की जान अच्छी तरीके से सभी किंग्सगार्ड ने बचाई, बट सैडली अचानक से हुए हमले में एमन द ड्रैगन नाइट भी कुछ वहां पर कर नहीं पाया। वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया और उन्हीं इंजुरीज में से उसकी कुछ ही घंटों बाद मौत हो गई। कुछ ही टाइम के बाद में पता चला कि यह हमला किया था सर टेरेंस टॉइन के दो छोटे भाइयों ने। तो दिस वाज द एंड ऑफ लेजेंडरी एमन द ड्रैगन नाइट, जो अपने बड़े भाई एगोन की जान बचाते बचाते शहीद हो गया था। बट एगोन इतना हरामी था कि उसने अपने छोटे भाई के लिए कोई भी ट्रिब्यूट नहीं रखा, कोई मॉर्निंग पीरियड तक नहीं रखा। एगोन ने एमन के मेमोरीज को ऑनर करने के लिए एक सिंपल छोटा फंक्शन भी नहीं रखा। जैसे ही एमन द ड्रैगन नाइट मरा तो और भी ज्यादा ट्रेजेडी शुरू हो गई, क्योंकि अभी एगोन को कंट्रोल करेगा ही कौन। उसका बेटा वैसे डेरॉन वहां पर अभी भी था, बट असल में एमन द ड्रैगन नाइट का पावर एगोन को थोड़ा क्यों ना हो कंट्रोल करता था। बट अभी एगोन वाज फ्री टू डू एनीथिंग। एक बार एगोन ने मेगोर्स होल्डफास्ट में अपने सभी फैमिली मेंबर्स के सामने डेरॉन को सीधा बास्टर्ड बोल दिया था। एंड सबसे सैड चीज, उस हरामजादे मोटे किंग एगोन ने अपने ही बीवी क्वीन नेरिस के साथ में एक बार जबरदस्ती इतनी बुरी तरीके से की कि वो वापस से प्रेग्नेंट हो गई। एंड एमन द ड्रैगन नाइट के मरने के बाद सिर्फ 1 साल के अंदर ही नेरिस की भी प्रेगनेंसी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के वजह से मौत हो गई। जैसे ही ये हुआ तो ऑफ कोर्स डेरॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने सीधा अपने पूरे फैमिली को लिया, अपने वाइफ मिराया मार्टेल, अपने बच्चों को लिया और वो चला गया ड्रैगन स्टोन पर। तो हमने अभी इसी वीडियो में पहले भी जाना ही कि डेरॉन और एगोन के बीच में काफी प्रॉब्लम शुरू थे। उनके बीच में एक बड़ी दरार आ गई और पूरे रेल्म के काफी सारे लॉर्ड्स एकदम डिवाइड हो गए थे। कुछ लोग एगोन को सपोर्ट करने लगे थे और कुछ डेरॉन को सपोर्ट करते थे। इसी में एगोन डेरॉन से नफरत क्यों करता था ये हमने देखा। इट वॉज बिकॉज एगोन को लगता था कि डेरॉन उसका बेटा नहीं है, वो एक बास्टर्ड है उसके भाई एमन और नेरिस का। बट एगोन को लगता था कि उसके असली बेटे जो है वो है डेमन वाटर्स, एगोर रिवर्स और ब्रिंडन रिवर्स। एगोन का ऐसा ओपिनियन होने लगा था कि डेमन वाटर्स ही उसका असली फर्स्ट बॉर्न बेटा है और इसीलिए वो डेमन को हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते रहता और उसके माँ डेना को भी वो हमेशा अपने करीब रखता। अभी ऐसा नहीं था कि डेना को ये सब चीजें बहुत पसंद थी, इसके रिलेटेड हमें ज्यादा नहीं पता, बट हमें इतना जरूर पता है कि डेना कभी भी एगोन वर्सेस डेरॉन के इस पूरे झमेले में ज्यादा नहीं पड़ी। ऑल शी केयर्ड वाज हर सन डेमन। तो एगोन द अनवर्दी के लिए उसके ये 3 बेटे डेमन, एगोर और ब्रिंडन ज्यादा करीब थे, बट इसमें भी वो सबसे ज्यादा डेमन और एगोर को पसंद करता, क्योंकि ब्रिंडन रिवर्स कुछ दिखने में एकदम ही हॉरिबल था और वो उससे दूर ही रहता। तो अभी एगोन के सभी बच्चों में एगोन सबसे ज्यादा इस डेमन वाटर्स और एगोर रिवर्स को प्यार करता, उन्हें रिस्पेक्ट करता। तो ऑफ कोर्स एगोन के जो भी चाटुगिरी चमचागिरी करने वाले जो भी लॉर्ड्स थे वो भी उनको रिस्पेक्ट करते, उनको काफी गिफ्ट्स वगैरह देते ताकि वो उनके करीब जा सके। तो अभी ऐसे ही 182 एसी में डेमन वाटर्स जो था वो एक जाबाज योद्धा बन के उभर के आ गया था, जबकि हिज एज वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड, बट फिर भी वो एक पावरफुल योद्धा था बिकॉज ऑफ ग्रेट ट्रेनिंग अंडर फायरबॉल। तो ऐसे ही 182 एसी में एक छोटी सी कोई टूर्नामेंट रहती है और इस टूर्नामेंट में डेमन वाटर्स एकदम अपनी जाबाजी दिखाता है और डेमन को यहाँ पर नाइट बनाया गया सिर्फ एट द एज ऑफ 12। और डेमन का यही जलवा देखकर एगोन द अनवर्दी ने पहला ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरे वेस्टेरोस को पूरी तरीके से हिला दिया। किंग एगोन द अनवर्दी ने एक टारगेरियन किंग की स्वॉर्ड ब्लैक फायर सीधा डेमन को गिफ्ट कर दी। तो ये जो भी ब्लैक फायर वलेरियन स्टील की लेजेंडरी तलवार है वो साक्षात एगोन द कॉन्करर की तलवार थी। और टारगेरियंस के ट्रेडिशन में ऐसा था कि ये ब्लैक फायर तलवार हमेशा एक राजा अपने होने वाले एयर अपैरेंट को, यानी कि अपने होने वाले आगे के राजा को ही देता था। बट एगोन द अनवर्दी ने यहाँ पर ब्लैक फायर की स्वॉर्ड अपने ऑफिशियल एयर प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन डेरॉन को नहीं दिया,
बट उसने अपने बास्टर्ड डेमन को दे दी। एंड डेमन ने जैसे ही इस तलवार को पूरे दरबार में एक्सेप्ट किया तो सबके सामने उसने चिल्लाकर कहा, मेरा नाम आज से डेमन वॉटर्स नहीं, आई एम डेमन ब्लैकफायर। जैसे ही सिर्फ 12 साल के लौंडे डेमन ने वहां पर दरबार में यह दहाड़ मारी तो डेमन ब्लैकफायर के सामने अचानक से कुछ भी समझने के पहले कई सारे दरबार के लॉर्ड्स ने घुटने टिका दिए। बिकॉज टारगेरियन हु कैरीज द ब्लैक फायर सिट्स ऑन द आयरन थ्रोन। कई सारे दरबार के लोगों ने एक झटके में वहां पर डेमन ब्लैक फायर को अपना अगला राजा करके चूज कर लिया था। जैसे ही ये चीज डेरॉन को ड्रैगनस्टोन पर पता चली तो वो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक और ह्यूमिलिएशन था। अब आपको लगे कि किंग एगोन द अनवर्दी डेरॉन से नफरत करता है तो एटलीस्ट डेमन ब्लैकफायर से तो वो प्यार करता होगा, बट ऐसा भी कुछ नहीं था। तो बैडएस डेमन ब्लैकफायर को असल में एगोन की बेटी डेनेरिस बहुत पसंद थी और उनके बीच में एक सीक्रेट टीनेज रोमांस भी शुरू हो गया था और डेमन चाहता था कि वो आगे चल के डेनेरिस के साथ में शादी करे। बट रेड किप वाले इस रिश्ते से एगोन को क्या ही फायदा मिलेगा। एगोन चाहता था कि वो अपने ग्रेट बास्टर्ड्स की कुछ अलग अलग हसीनाओं के साथ में शादी उस तरीके से करे जिससे उसके कुछ ना कुछ और कनेक्शंस बढ़े और उसकी पावर पूरे दुनिया में ज्यादा बढ़े। एंड इसीलिए एगोन ने डेमन का रिश्ता तय किया आर्कॉन ऑफ टायरोस के बेटी रोहैन के साथ में। अभी इस शादी के तहत आर्कॉन ऑफ टायरोस एक टायरोशी शिप से बनी हुई एक बड़ी फ्लीट एगोन के लिए भेजेगा ताकि ब्लैक वाटर बे में टारगेरियंस की पावर बढ़ सके। एंड इस शादी का दूसरा एंगल ये था कि टारगेरियंस काफी सारा सोना, गहने और काफी अलग अलग चीजें एक डाउरी के तौर पर आर्कॉन ऑफ टायरोस को देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा अच्छी तरीके से हो जाता है। एंड असल में इस शादी से डेमन ब्लैकफायर को एकदम ऐसे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया था जबकि वो डेनेरिस से प्यार करता था। बिकॉज एगोन द अनवर्दी ने डेमन को प्रॉमिस किया था कि तुम रोहन से शादी कर लो, बट रोहन तुम्हारी अकेली बीवी क्यों होनी चाहिए, तुम अभी के लिए रोहन से शादी करो एंड इवेंचुअली जब भी डेनेरिस बड़ी होगी तभी मैं तुम्हारी डेनेरिस के साथ में भी शादी कराऊंगा। और डेनेरिस और रोहन ही क्या, तुम्हें जितनी शादियां करनी है तुम कर लो, मैं तुम्हें उसमें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। आफ्टर ऑल खुद एगोन द कॉन्करर और उसके बाद में मेगोर द क्रूएल ऐसे कई सारे टारगेरियन राजाओं ने एक से ज्यादा बीवियां तो रखी ही थी। तो 182 एसी के एंड तक किंग एगोन द फोर, एगोन द अनवर्दी काफी मोटा बन चुका था, बट फिर भी वो वैसे ठीक ठाक हालत में था। बट देन 183 एसी के शुरुआत से मोटे किंग एगोन द अनवर्दी की तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि तुम टारगेरियन हो या फिर कोई भी रहो, अगर तुम्हारा वजन ऑलमोस्ट 300 किलो के ऊपर हो गया है तो तुम्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स होने ही है। 183 एसी और 184 एसी के शुरुआत तक किंग एगोन द अनवर्दी की हालत बहुत ही हॉरिबल हो गई थी और उसका एक्सप्लेनेशन बुक में काफी हॉरिबल लिखा है। वो इतना मोटा हो गया था कि उससे चलना मुश्किल हो गया था और 184 एसी के शुरुआत में तो वो वॉशरूम भी जा नहीं पाता, वो लिटरली अपने ही गंदगी में वहां पर बिस्तर में रहता। तो उस गंद के वजह से ही और काफी सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस के वजह से उसके बॉडी पार्ट्स फेल होने लगे, उसकी पूरी बॉडी सड़ने लग गई। जिंदगी भर एगोन द अनवर्दी ने जो भी ठूस ठूस के वाइन पी, जो भी खाना यहाँ वहां पर उसने ठूसा, वो सभी चीजें अभी धीरे धीरे से उसका शरीर फाड़ कर बाहर आने लगी। एंड इसी के बाद में मेस्टर्स ने सभी को बता दिया कि अभी एगोन के पास में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। एंड उन्हीं कुछ आखिरी दिनों में, अपने कुछ आखिरी पलों में, किंग एगोन द अनवर्दी ने एक राजा के तौर पर एक फाइनल हुक्म दिया। उसने एक फाइनल रॉयल डिसीजन देते हुए एक रॉयल डिक्री के जरिए साइन किया कि डेमन ब्लैकफायर और उसके बाकी सभी बास्टर्ड्स भाई लेजिटिमेट टारगेरियंस है। मतलब सभी बास्टर्ड्स, ग्रेट बास्टर्ड्स और पूरे रेल में जो भी उसने यहाँ वहां पर बच्चे कर दिए थे, वो सभी बास्टर्ड्स अभी ऑफिशियल टारगेरियंस है।
अपने पूरे 12 साल के रूल में एगोन द अनवर्दी ने कई सारे हॉरिबल डिसीजंस लिए जिसके कारण पूरे वेस्टरोस की हालत बहुत ही बुरी हो गई। बट ये जो दो डिसीजंस उसके रहे, पहला तो उसने डेमन ब्लैकफायर को ब्लैक फायर की तलवार दी और उसने उसे एक ब्लैक फायर करके नेम लेने दिया। एंड सेकंड डिसीजन में उसने सभी बास्टर्ड्स को लेजिटिमेट टारगेरियन कर दिया। मतलब डेमन ब्लैक फायर कोई एक बास्टर्ड नहीं, नाउ ही इज आल्सो अ टारगेरियन, बट एज वी नो ही इज अ ब्लैक फायर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अभी यहाँ पे आ गया है कि डेमन ब्लैकफायर एक लेजिटिमेट टारगेरियन है और वो भी आयरन थ्रोन पे अपना अधिकार बता सकता है, बिकॉज एज वी नो एगोन द अनवर्दी उसे ही अपना पहला फर्स्ट बॉर्न सन काफी समय तक कह रहा था और एगोन के जो भी चमचे फॉलोअर्स थे वो डेमन ब्लैकफायर को ही अपना राजा करके देखने लगे थे। एंड दूसरे तरफ था डेरॉन जो कि इस समय पर ड्रैगन स्टोन पर है एंड उसे भी न्यूज़ पता चलती है कि उसके पिता की मौत हो गई है, तो वो असल में अभी राजा बनना चाहिए। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, दैट्स ऑल इन द थर्ड एपिसोड। तो हमने प्रीवियस पार्ट थर्ड एपिसोड में देखा ही कि कैसे कई सारे लोग चाहते थे कि डेरॉन किंग बने, बट ऐसे भी कई लोग थे जो चाहते थे कि डेमन किंग बने। बट आखिर कौन किंग बनता है, उन दोनों के बीच में जो भी दरार थी वो एकदम आगे बढ़कर कैसे ब्लैक फायर रेबेलियन में तब्दील हुई और इवेंचुअली किस तरीके से रेड ग्रास फील्ड में उस ब्लैक फायर रेबेलियन का बैटल हुआ, वो सभी हम चीजें जानेंगे इस फाइनल पार्ट ऑफ ब्लैक फायर रेबेलियन का स्टोरी। तो नाउ विदाउट फर्दर अडो लेट्स गेट इनटू इट। तो अब तक तो मैंने आपको ये बताया नहीं था कि ये जो भी ब्लैक फायर रेबेलियन की कहानियां मैं आपको बता रहा था वो कौन से जॉर्ज आर मार्टिन के बुक में बताई गई है। बट आज कुछ रीजंस के वजह से ये चीज बताना काफी जरूरी हो गया है कि ये कहानियां मैंने आपको बताई है द वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर के बुक में से। तो फायर एंड ब्लड के फर्स्ट पार्ट के बुक को किसी मिस्टर गिल्डन ने लिखा जिसमें हमें एगोन द कॉन्करर यानी कि पहले एगोन टारगेरियन से लेके एगोन द थर्ड टारगेरियन तक की हमें पूरी टारगेरियन फैमिली की कहानियां पता चली। वैसे ही ये वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर का हिस्ट्री बुक किसी मिस्टर येंडल ने लिखा है और इसी बुक में एक छोटा सा एस्पेक्ट है जिसमें हमें ब्लैक फायर रेबेलियन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों फायर एंड ब्लड की जो बुक थी वो काफी इन डेप्थ, लिटरली हर साल हर महीने एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है उस तरीके से हमें टारगेरियन फैमिली की कई सारी चीजें पता चलती है और स्टोरीज काफी इन डेप्थ है विद काफी सारे डायलॉग्स एंड ऑल। बट यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर की बुक में काफी सारी चीजें काफी क्विकली होती है और कई सारे इंसिडेंट्स के हमें एग्जैक्ट आंसर्स नहीं पता, तो हमें काफी सारे कनेक्ट द डॉट्स करने पड़ते हैं और खुद की थियरीज डेवलप करके प्रॉपरली कहानी को समझना पड़ता है। तो अभी मैंने आपको ये सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि 184 एसी के साल में हमने देखा था कि किंग एगोन द अनवर्दी की मौत हो गई और उसने मरने के पहले उसके एक बास्टर्ड बेटे डेमन वाटर्स को ब्लैक फायर सॉर्ड को गिफ्ट कर दिया जो अपने आप को डेमन ब्लैक फायर कहने लगा। एंड देन फिर एगोन द अनवर्दी ने अपने बास्टर्ड डेमन ब्लैक फायर और बाकी के उसके सभी बास्टर्ड्स को लेजिटिमाइज कर दिया। तो जब एगोन द अनवर्दी 184 एसी में मरा तो तभी सभी को लगा था कि डेमन ब्लैक फायर और डेरॉन इन दोनों में से कौन आयरन थ्रोन पे बैठेगा, ये मामला काफी पेचीदा होगा। बट सरप्राइज सरप्राइज 184 एसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे अचानक से ब्लैक फायर रेबेलियन शुरू हुई। एंड यहीं पर बुक में हमें एग्जैक्टली क्या हुआ उसका कंटेक्स्ट डायरेक्टली लिख के नहीं बताया गया है। ओनली थिंग वी नो फ्रॉम द बुक इट्स डेरॉन डिपार्टेड ड्रैगनस्टोन अपने बीवी बच्चों के साथ में वो रेड कीप में आता है। उसने सीधा अपने पिता का ही क्राउन ले लिया और अपने सर पर पहनकर अपना कोरोनेशन उसने करवाया एंड डेरॉन बिकेम किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन। बट डेमन ब्लैक फायर का क्या और उसके जो भी सपोर्टर्स थे उनका क्या, उसने एग्जैक्टली क्या कहा? दरबार में जो भी इस समय पर एगोन द अनवर्दी के चमचे लॉर्ड सपोर्टर्स थे जो इस समय पर चाहते थे कि असल में डेमन ब्लैक फायर किंग बने, उनका क्या हुआ?
तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हमें डायरेक्टली कोई भी आंसर्स नहीं मिलते। हम बस कुछ डॉट्स को कनेक्ट करके थियरीज को डेवलप कर सकते हैं जिससे हमें ये स्टोरी समझने में आसानी हो, एंड मैंने आपके लिए वही किया है। तो अभी ये बुक में तो नहीं लिखा, बट मेरी थियरी ये है कि डेमन ने आयरन थ्रोन को सीज उस समय पर नहीं किया क्योंकि उस समय पर डेरॉन की सिस्टर डेनेरिस भी वहीं पर थी और डेमन डेनेरिस से उन दिनों में वैसे प्यार करता था। डेमन को लगा कि डेनेरिस के बड़े भाई डेरॉन का तख्त एकदम सीज नहीं करना चाहिए क्योंकि मे भी वो उसके नजर में गिर जाएगा और उसे वो हर्ट करेगा, जो कि डेमन नहीं चाहता था। तो अभी ये तो है पहली थियरी, एंड सेकेंड थियरी इज एक्चुअली मोस्ट प्रिसाइज, एंड दैट इज डेमन और डेरॉन के बीच में कभी भी कोई बड़ा झगड़ा था ही नहीं। हमें बुक में ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है कि डेमन और डेरॉन एक दूसरे से नफरत वगैरह करते हैं। उल्टा हमें यह बताया गया है कि डेमन एक्चुअली डेरॉन से काफी छोटा था तो वो डेरॉन से रिस्पेक्ट करता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेमन ब्लैकफायर 184 एसी में सिर्फ 12 साल का एक लड़का था। यस, डेमन ब्लैकफायर इस समय पर ब्लैकफायर तलवार को विल्ड करने वाला एक जाबाज योद्धा, एक नाइट बन चुका था, बट अराउंड दिस टाइम ही वाज जस्ट अ 12-year-old किड। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम सिर्फ 12 साल के हो तो सीधा बगावत करना और आयरन थ्रोन पे कब्जा करना मतलब कोई मामूली चीज नहीं। डेमन ब्लैकफायर के कई सपोर्टर्स ने कहा कि उसे आयरन थ्रोन को हासिल करना चाहिए, बट सिर्फ 12 साल के डेमन में ऐसे कोई गट्स नहीं थे, उसका कोई ऐसा जिगरा नहीं था कि वो सीधा कोई रेबेलियन करके डेरॉन के खिलाफ जा सके। तो ये 3 अलग अलग रीजंस थे जिसके कारण 184 एसी में डेमन ब्लैकफायर डेरॉन के खिलाफ बगावत नहीं करता और उस साल डेरॉन किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन बन के आयरन थ्रोन पर बैठ जाता है। तो जैसे ही किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन का रूल शुरू हुआ तो उसने क्विकली जो भी प्रॉब्लम रेड किप के दरबार में शुरू थे उन्हें फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो डेरॉन ने उसके पिता एगोन द अनवर्दी ने जितने भी कमीने लॉर्ड्स को रेड किप में लाया था उन सभी लॉर्ड्स को रेड किप में से भगा दिया और उसने अपने खुद के जो भी खास लोग थे उनको अपने स्मॉल काउंसिल में लिया और एक तरीके से उसने पूरे सिस्टम को ही साफ कर दिया। 172 एसी से 184 एसी के सिर्फ 12 साल के रूल में किंग एगोन द अनवर्दी ने पूरे वेस्टेरोस की पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी थी। एगोन और उसके चमचों ने जो भी अजीबोगरीब टैक्स पॉलिसीज वगैरह लाई थी, जो भी अजीबोगरीब रूल्स उसने पूरे किंग्स लैंडिंग और वेस्टेरोस में लागू किए थे, उन सभी रूल्स को किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन और उसके स्मॉल काउंसिल ने हटा दिया। इतना ही नहीं, कई सारे एगोन द अनवर्दी और उसके लॉर्ड्स ने हायर किए हुए जो भी कमीने सिटी वॉच के ऑफिसर्स थे उनको भी हटाया गया क्योंकि वो किंग्स लैंडिंग के आम जनता को काफी सताते थे। एगोन द अनवर्दी ने पूरे रेल्म को जो भी डैमेज किया था उस डैमेज को डेरॉन ने सिर्फ 2 साल में रिपेयर अच्छी तरीके से कर दिया था और उसी कारण स्मॉल फोक उससे प्यार करने लगे। इसी में अभी सवाल आता है किंग डेरॉन के पिता एगोन द अनवर्दी के ग्रेट बास्टर्ड्स का। तो अभी डेरॉन के पिता एगोन द अनवर्दी ने तो कह दिया था कि उसके जो भी बास्टर्ड्स है वो लेजिटिमेट टारगेरियंस है एंड इस रॉयल डिक्री को डेरॉन चेंज नहीं कर सकता था, एंड डेरॉन ने भी इस चीज को अपनाया, उसे एम्ब्रेस किया। डेरॉन ने एक दिन दरबार में जितने भी एगोन द अनवर्दी के बास्टर्ड्स थे उनको अच्छे से बुलाया और उसने उन सभी बास्टर्ड्स को अच्छा खासा इनकम कमाने का मौका दिया। और इतना ही नहीं, उसने कई सारे अलग अलग जगहों पर उन सभी बास्टर्ड्स को लैंड और इवन घर ऑफर कर दिए। तो डेरॉन ने तो रेल्म को एकदम अच्छी तरीके से रिपेयर करना शुरू कर दिया, बट दूसरे तरफ अराउंड इसी टाइम पर 185 एसी के शुरुआत में डेमन और डेरॉन के सिस्टर डेनेरिस के बीच में रोमांस शुरू हो गया। बट उनका ये जो भी टीनेज रोमांस अच्छा खासा 184 एसी 185 एसी में शुरू था वो अचानक से बंद हो गया क्योंकि किंग डेरॉन द सेकंड ने डेमन की शादी आर्कॉन ऑफ टायरोस के बेटी रोहैन ऑफ टायरोस से करा दी। तो इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किंग एगोन द अनवर्दी ने असल में आर्कॉन ऑफ टायरोस को प्रॉमिस किया था कि वो एगोन की शादी आर्कॉन ऑफ टायरोस की बेटी रोहैन से कराएगा। तो उस प्रॉमिस से भी डेरॉन पीछे हट नहीं सकता था, एंड इसीलिए किंग डेरॉन द सेकंड ने
आर्कॉन ऑफ टायरोस को ढेर सारी डाउरी दे दी जो एगोन द अनवर्दी ने उन्हें प्रॉमिस की थी, एंड डेमन ब्लैकफायर की शादी कराई गई रोहैन ऑफ टायरोस से। डेमन ब्लैकफायर और रोहैन ऑफ टायरोस के शादी के दिन पर किंग डेरॉन टारगेरियन ने सभी के सामने डेमन को हक किया और उसे ब्लैक वाटर रश के नजदीक किंग्स लैंडिंग के आसपास एक जगह पर एक बड़ा लैंड दिया जहां पर उसके लिए कैसल भी बनवाया जाएगा। तो यही कुछ 2 सालों में वहां पर एक छोटा कैसल बनाया गया और डेमन और रोहैन वहां पर अच्छी तरीके से अपनी शादीशुदा लाइफ बिताने लग गए। अब यहाँ पर एक बहुत ही वियर्ड सी थियरी है जिसे मैं तो नहीं मानता हूँ, एंड दैट इज कि डेमन को एक्चुअली इस रोहैन के साथ में शादी का काफी गुस्सा आया था एंड इसी वजह से आगे चल के उसने ब्लैकफायर रेबेलियन शुरू कर दी। बट मुझे पर्सनली ये थियरी काफी वीक लगती है क्योंकि डेमन और रोहैन के शादी के ऑलमोस्ट 10 सालों के बाद में ऑफिशियली ब्लैकफायर रेबेलियन शुरू हुआ था, तो दिस डज नॉट मेक सेंस। तो अभी डेरॉन के पूरे राज में एग्जैक्टली ईयर बाय ईयर क्या हुआ हमें ये नहीं पता, बट हमें इतना जरूर पता है कि सभी स्मॉल फोक इस डेरॉन द सेकंड को लेजेंडरी डेरॉन द गुड किंग कहने लगे, क्योंकि इसी किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन ने डॉन के रीजन को 7 किंगडम्स में ऑफिशियली ऐड किया एंड ऐसा करने वाला वो पहला टारगेरियन किंग बना। बट ये उसने किया कैसे? तो एज वी नो कि किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन की जो बीवी थी वो डॉर्निश प्रिंसेस थी मिराया मार्टेल, एंड अपने इसी बीवी के छोटे भाई प्रिंस मैरन मॉर्टेल के साथ में किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन की काफी अच्छी दोस्ती थी। तो किंग डेरॉन द सेकंड और मैरन मॉर्टेल ने ऑलमोस्ट 2 सालों तक काफी सारे नेगोशिएशंस किए एंड फाइनली डॉन को ऑफिशियली 7 किंगडम्स में यूनाइट किया गया। इन नेगोशिएशंस में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट समझौता भी हुआ जिसके तहत मैरोन की शादी डेरॉन के सिस्टर प्रिंसेस डेनेरिस के साथ में कराई गई एंड उसी के बाद 1 साल बाद प्रिंस ऑफ डॉन मैरन मॉर्टेल ने ओथ ऑफ फिल्टी ली आयरन थ्रोन के सामने कि अभी डॉर्न ऑफिशियली 7 किंगडम्स का पार्ट बन चुका है। तो अभी ये तो तय हो गया कि डॉर्न ऑफिशियली 7 किंगडम में आ गया है, बट फिर भी प्रिंस का जो एक रॉयल टाइटल होता है वो रखने का हाउस मार्टेल को अधिकार था एंड इसी वजह से मैरन मार्टेल अभी भी प्रिंस मैरन मार्टेल था और वो अपने हिसाब से अपने बलबूते जो भी टैक्सेस उसे डॉर्निश हाउसेस से चाहिए वो ले सकता है। ऐसी काफी सारी परमिशंस इस नेगोशिएशंस के तहत जरूर दी गई थी। जैसे ही ये डील अच्छे से कंप्लीट होती है तो प्रिंस मैरन मार्टेल और किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन दोनों भी किंग्स लैंडिंग में ग्रेट सेप्ट ऑफ बेलोर में जाते हैं और वहां पर किंग बेलोर द ब्लेसेड के स्टैचू के सामने अपना सर झुकाकर अच्छे से प्रे करते हैं कि डॉर्न और 7 किंगडम का ये जो भी पीस ट्रीटी हुआ है, जो भी समझौते हुए हैं, उसे किसी की नजर ना लगे और ऐसे ही खुशी में डॉर्न और बाकी सभी किंगडम्स अच्छे से रहे। तो इन सब काफी सारे अच्छे इंसिडेंट्स के वजह से पूरे किंग्स लैंडिंग में रेड कीप में काफी खुशियां आ गई थी और इन्हीं हैप्पीनेस के मोमेंट्स को देखकर किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन और प्रिंस मैरन मार्टेल ने डिसाइड किया कि वो डॉर्निश मार्चेस में एक बड़ा सा कैसल बनवाएंगे जहां पर हाउस मार्टेल और हाउस टारगेरियन के जो भी प्रिंस और प्रिंसेसेस है वो वहां पर जाके अच्छी खुशियां मना सके। तो इसी तरीके से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया एंड इवेंचुअली यही कुछ 10 सालों बाद उस कंस्ट्रक्शन को खत्म किया गया एंड ये पैलेस मतलब एक बहुत ही लैविश मैसिव पैलेस बन के रेडी हुआ जिसका नाम रखा गया समर हॉल। तो इस तरीके से किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन यानी कि डेरॉन द गुड के राज में काफी हैप्पीनेस सब जगह पर छा गई थी, बट इस हैप्पीनेस को कुछ ही टाइम के बाद में नजर लगी पुराने किंग एगोन द अनवर्दी के चापलूसी करने वाले कमीने लॉर्ड्स की। उन सभी लॉर्ड्स को डेरॉन का कोई भी डिसीजन पसंद नहीं आता क्योंकि डेरॉन ऐसे सारे डिसीजंस ले रहा था जिसके कारण उनकी पावर कम हो रही थी। तो अभी डॉर्न का रीजन वैसे कहने के लिए तो वेस्टेरोस में आता है, बट हाउस मार्टेल और जो भी बाकी डॉर्निश हाउसेस थे उन सब से बाकी के जो भी वेस्टेरोसी हाउसेस थे वो एक्चुअली नफरत करते थे और इन डॉर्निश हाउसेस को वो एक आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट करते। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बाकी के जो भी
हाउसेस थे वो डॉर्निश हाउसेस से एक तरीके से रेसिस्ट बिहेवियर करते हैं। तो बेसिकली ज्यादातर वेस्टेरोसी हाउसेस थे वो डॉर्निश हाउसेस को ऐसे ही नफरत करते ही थे, बट अभी इसी में इस किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन ने डॉर्निश हाउसेस की पावर बढ़ानी शुरू कर दी थी और साक्षात उसने डॉर्न के पावरफुल हाउस, डॉर्न के ओवरलॉर्ड्स हाउस मार्टेल के साथ में तो रिश्ते बना दिए थे। पहले तो किंग डेरॉन द सेकंड की ही बीवी एक मार्टेल थी, मिराया मार्टेल। फिर उसने अपने छोटे बहन डेनेरिस की शादी प्रिंस मैरोन मार्टेल से करा दी एंड फिर उसके बाद में किंग डेरॉन द सेकंड ने अपने सबसे छोटे बेटे मेकार की शादी भी एक डॉर्निश प्रिंसेस के साथ में तय कर दी थी। तो ये सब तो हो ही रहा था, बट इसके बाद में अगेन हमें कुछ भी और ज्यादा चीजें इस बुक में पता नहीं चलती। हमें बस बुक में एक बड़ा टाइम जंप देखने मिलता है डायरेक्टली 196 एसी तक, जिस साल ऑफिशियली ब्लैक फायर रेबेलियन शुरू हुआ था। बट इस 196 एसी के साल तक जो भी यहाँ वहां पर छोटी मोटी चीजें किंग डेरॉन द सेकंड के रूल में हुई वो जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो सभी चीजें ब्लैक फायर रेबेलियन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो अभी हम किंग डेरॉन द सेकंड के पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। तो वो बंदा वैसे कोई वॉरियर वगैरह नहीं था, वो बेसिकली एक स्कॉलर था, थिंकर था, वो एक फिलोसोफर था, बट उसके बेटे बहुत ही जबरदस्त फाइटर्स थे। डेरॉन और मिराया मार्टेल का बड़ा बेटा बेलोर बहुत ही तगड़ा फाइटर बन के उभर के आ गया था और उसका निकनेम पड़ गया बेलोर ब्रेक स्पीयर, क्योंकि उसने 187 के एक टूर्नामेंट में अपने स्पीयर्स को इतनी बार तोड़ के टूर्नामेंट को जीता कि वो सभी में मशहूर हो गया। तो बेलोर एक बहुत ही जाबाज योद्धा बन के उभर के आ ही रहा था, बट उसी के साथ साथ डेरॉन का सबसे जो छोटा लड़का था वो मेकार भी बहुत ही जबरदस्त फाइटर बन के उभर के आने लगा। देन दूसरे तरफ हम अभी मिलते हैं ओजी ग्रेट बास्टर्ड डेमन ब्लैक फायर से, जिसने रोहन ऑफ टायरोस के साथ में अपनी फैमिली एकदम अच्छी तरीके से शुरू कर दी थी और ऑलमोस्ट 10 सालों के अपने शादीशुदा लाइफ में रोहन ने हर दूसरे साल किसी ना किसी बेटे या बेटी को जन्म दे दिया। सबसे पहले तो डेमन और रोहन को एगोन और एमन करके 2 ट्विंस हुए, फिर उन्हें और एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया डेमन, जिसे सब डेमन द यंगर कहने लगे। देन देयर वाज हेगोन, देन आता है एनिस, फिर इसके बाद कुछ 2 अननेम्ड बेटे थे, 1-2 अननेम्ड बेटियां भी थी, एंड देन एकदम लास्ट उन्हें एक यंगेस्ट डॉटर, एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया था कैला। एंड सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि इस कैला की शादी डेमन ब्लैकफायर ने तय की बिटर स्टिल एगोर रिवर्स के साथ में। तो अभी यहाँ पर हमें ऑफ कोर्स बात करनी पड़ेगी एगोर रिवर्स बिटर स्टिल के बारे में। तो जो भी टाइम इतने समय बीत चुका था, उस पूरे टाइम पीरियड में जैसे जैसे डेमन और एगोर रिवर्स बड़े होते गए, उस पूरे टाइम में सिर्फ एगोर रिवर्स यानी कि बिटर स्टिल ऐसा था जो डेमन ब्लैकफायर को बार बार कहता कि उसे आयरन थ्रोन पर बैठना चाहिए, ना कि डेरॉन को। बिटर स्टिल बार बार डेमन ब्लैकफायर को बताता रहता कि डेरॉन एक्चुअली बास्टर्ड है एमन द ड्रैगन नाइट का, सो व्हाई शुड अ बास्टर्ड सिट ऑन आयरन थ्रोन। तो बिटर स्टिल एगोर रिवर्स के मुताबिक राजा एगोन द अनवर्दी का ये जो बास्टर्ड डेमन ब्लैकफायर है उसे ही आयरन थ्रोन पर बैठना चाहिए, क्योंकि डेमन अभी लेजिटिमेट टारगेरियन है, ना कि वो सिर्फ कोई एक बास्टर्ड रहा। दूसरे तरफ उसके मुताबिक डेरॉन तो एमन और नेरिस का बास्टर्ड है, तो उसका आयरन थ्रोन पे बैठने का हक ही नहीं। इस तरीके से साल दर साल बार बार एगोर रिवर्स डेमन ब्लैकफायर को बताता रहता कि उसे आयरन थ्रोन पर बैठना चाहिए, उसे आयरन थ्रोन का हक लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, एगोर रिवर्स इस चीज को पूरे वेस्टेरोस में भी यहां वहां पर फैलाने लग गया था कि डेमन ब्लैकफायर ही असली आयरन थ्रोन का हकदार है, ना कि डेरॉन टारगेरियन। बिटर स्टिल ने इस तरीके से डेमन ब्लैकफायर और वेस्टेरोस के कई सारे अलग अलग लॉर्ड्स के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया था, बट 196 एसी तक वो जहर अच्छी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाया था। इवेंचुअली वो जहर एक्टिवेट हुआ 196 एसी में, और उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे जानेंगे ही। अभी हम और जानते हैं एगोर रिवर्स के बारे में कि वो ऐसा इतना बिटर क्यों था, एंड इसका सबसे बड़ा रीजन था उसकी नफरत ब्रिंडन रिवर्स को लेके।
हमने एगोर रिवर्स बिटर स्टील आखिर क्यों कहलाता है उसके बारे में पहले एपिसोड्स में जाना ही था, बट यहाँ पर मैं आपको वापस बताऊं कि एगोर रिवर्स ब्रिंडन रिवर्स से काफी नफरत करता था, क्योंकि एगोर रिवर्स ब्रैकन्स के साइड का था और ब्रिंडन रिवर्स ब्लैकवुड्स के साइड का था। एगोर और ब्रिंडन दोनों भी एक ही हसीना शियरा सीस्टार से प्यार करते और शियरा इतनी कातिलाना थी कि वो दोनों के दिलों के साथ खेलती। इवेंचुअली आगे चल के एक पॉइंट ऐसा आ गया कि शियरा सीस्टार ने ब्रिंडन को हाँ कहा, उसके साथ में उसने अफेयर शुरू किया एंड ऑफ कोर्स इसके बाद में बिटर स्टिल और भी बिटर हो गया। बट शियरा इसमें भी काफी चालाक थी। कहते हैं कि शियरा ने ब्रिंडन को अपना बिस्तर तो दे दिया, बट उसने कभी भी अपना दिल, अपना हाथ उसको शादी में नहीं दिया। तो शियरा के बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और थियरीज है जिसके बारे में हम कभी वापस अच्छे से जानेंगे। अभी हम जानते हैं इस शियरा के दीवाने ब्रिंडन रिवर्स के बारे में, द मिस्टीरियस ब्लड रेवन के बारे में। तो ब्लड रेवन ब्रिंडन रिवर्स जैसे जैसे बड़ा हुआ तो वो एकदम बैडएस फाइटर बन के उभर के आने लगा, बट उसकी फाइटिंग टेक्निक स्वॉर्ड्स के रिलेटेड नहीं थी। ब्रिंडन रिवर्स एक जाबाज आर्चर था। किंग्स लैंडिंग और रेड किप में सभी लोग ब्रिंडन रिवर्स से काफी डरते थे, क्योंकि वो दिखने में एकदम डरावना तो था ही, बट उसी के साथ साथ कई लोगों का कहना था कि इस ब्रिंडन रिवर्स के पास में हजारों आंखें थी, बिकॉज ब्रिंडन रिवर्स में किंग्स लैंडिंग में यहाँ वहां पर क्या शुरू है वो एक झटके में अचानक से पता चल जाता। कुछ लोगों को तो लगता कि ब्रिंडन रिवर्स अपने गर्लफ्रेंड शियरा सीस्टार के साथ में मिलकर कुछ तो जादू टोना करता है और वो एक डेंजरस मायावी सॉर्सरर बन के उभर के आने लगा है। इसी में इस ब्रिंडन रिवर्स यानी ब्लड रेवन और एगोर रिवर्स यानी बिटर स्टील के बीच में राइवलरी किंग्स लैंडिंग में बहुत ही टाइट होने लगी थी। उनके बीच में काफी इंटेंस प्रॉब्लम शुरू हो गए थे एंड इसी प्रॉब्लम्स में एक दिन बिटर स्टील के सपोर्ट में उसके माँ बारबा ब्रैकन ने कई सारे रिवरलैंड्स के जबरदस्त मेन एट आर्म्स और नाइट्स भेजे और बिटर स्टील का एक पावरफुल बटालियन ऑटोमेटिकली किंग्स लैंडिंग में क्रिएट हो गया। तो ऑफ कोर्स इसमें ब्लैकवुड्स कैसे पीछे रहेंगे। अचानक से एक दिन ब्रिंडन रिवर्स के भी सपोर्ट में उसके माँ ओल्ड मिसी ब्लैकवुड ने एक रेवन ट्री हॉल में से उसकी एक बटालियन भेज दी जो कि आर्चर से बनी हुई थी और इसी बटालियन को सभी कहते हैं रेवन्स टीथ। तो ब्रिंडन रिवर्स के पास में जैसे एक वेयरवुड ट्री से बनाया गया एक बहुत ही जबरदस्त लॉन्ग बो और एरोज थे, वैसे ही पूरे रेवन्स टीथ में जितने भी आर्चर्स थे उन सब के पास में वेयरवुड ट्री से बनाए गए बो एंड एरोज थे। तो अभी ये सब तो शुरू था ही, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रिंडन रिवर्स के रिलेटेड ये रही थी कि धीरे धीरे से जैसे साल दर साल बीतते गए वैसे वैसे ब्रिंडन रिवर्स असल में किंग डेरॉन टारगेरियन का खास आदमी बनने लगा और डेरॉन के बेटे बेलॉर और मेकार का वो काफी अच्छा दोस्त बनने लगा। तो अभी ब्रिंडन रिवर्स और डेमन ब्लैकफायर के बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप रही थी उसके बारे में हमें कुछ भी बुक में नहीं पता। ऑल वी नो इज दैट ब्रिंडन रिवर्स ब्लड रेवन की दुश्मनी थी एगोर रिवर्स बिटर स्टील के खिलाफ। तो ऐसे ही कई सारे ईयर्स गुजर गए एंड आ गया ईयर 196 एसी एंड इस साल ब्लैकफायर रेबेलियन ऑफिशियली शुरू हो गया। बट आखिर वो हुआ कैसे? डेमन ब्लैकफायर एग्जैक्टली क्यों हर्ट हुआ जिसके वजह से उसने डेरॉन के खिलाफ बगावत की, ऐसा हमें एग्जैक्ट चीज बुक में नहीं बताया गया है, बट हमें कुछ हिंट कुछ थियरीज यहाँ वहां पर इंडिकेट की गई है एंड वही चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें पता ही है कि किंग एगोन द अनवर्दी ने उसके बास्टर्ड बेटे डेमन वॉटर्स को ब्लैकफायर की स्वॉर्ड गिफ्ट कर दी, जिसके बाद ही डेमन ने डेमन ब्लैकफायर नाम अपना लिया। जैसे ही ये हुआ तो कई सारे किंग्स लैंडिंग के रेड किप में जो भी एगोन द अनवर्दी के चमचे लॉर्ड्स थे, उसके चापलूसी करने वाले जो भी लॉर्ड्स थे वो, और इवन कई सारे ऑनरेबल रिच लॉर्ड्स भी डेमन ब्लैकफायर को सपोर्ट करने लग गए थे, क्योंकि उन सभी का कहना एक ही था कि द किंग हु बोर द स्वॉर्ड मस्ट सिट ऑन द आयरन थ्रोन। तो उन सब ने एक तरीके से डेमन ब्लैकफायर को ये निकनेम ही दे दिया था, ही इज द किंग
who bore the sword, मतलब वो ब्लैक फायर स्वॉर्ड का हकदार बन चुका था। और 184 इयर्स की लेगेसी रही है कि जो भी टारगेरियन इस ब्लैक फायर तलवार का हकदार बनता है वही आयरन थ्रोन पे बैठता है। इसी में सेकंड रीजन ये आता है कि डेमन ब्लैक फायर दिखने में एकदम ही जबरदस्त बैडएस था। सभी को ऐसा लगता था कि मानो ये साक्षात एगोन द कॉन्करर का दूसरा अवतार ही है। डेमन ब्लैक फायर मतलब दिखने में एकदम टारगेरियंस के तरह ही लगता। उसके पर्पल आईज, उसके लॉन्ग व्हाइट हेयर, एकदम बड़े चौड़े शोल्डर्स और एकदम डैशिंग पर्सनालिटी देख के सभी को लगता कि यही आयरन थ्रोन पे बैठना चाहिए। क्योंकि दूसरे तरफ अगर हम डेरॉन की पर्सनालिटी देखते हैं तो वो काफी स्किनी सा, छोटा सा, पतला दुबला सा बंदा था। ऐसा लगता कि उसे ब्लैक फायर तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी तलवार को वो उठा ना पाए। जो भी ये डेमन ब्लैक फायर के लॉयलिस्ट है वो डेरॉन को एक किंग की तरह नहीं देखते, क्योंकि वो एकदम ही पढ़ाकू, भोला भाला किस्म का बंदा था। उनके मुताबिक ऐसा राजा होना ही नहीं चाहिए। राजा अगर कोई होना चाहिए तो वो डेमन ब्लैक फायर के तरह चाहिए। एंड ऐसे मानने वालों में कई सारे अलग अलग हाउसेस आ गए थे, जैसे कि हाउस कोस्टेन, हाउस शॉनी, हाउस बटरवेल और हाउस ऑसग्रे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो डेमन ब्लैक फायर को सपोर्ट करने लगा था, दैट वाज हाउस पिक, एंड पिक्स का लॉर्ड गॉर्मन पीक। देन थर्ड रीजन इन सभी हाउसेस का था कि डेमन ब्लैक फायर रॉयल डिक्री के अनुसार बास्टर्ड नहीं था, वो एक एक्चुअल टारगेरियन बन चुका है और वो ऑफिशियली एगोन द अनवर्दी का बेटा है। बट यहीं पर कईयों को लगता था कि डेरॉन बास्टर्ड है एमन का। देन इसके बाद में रीजनिंग आती है डॉर्निश कंसेशंस और डॉर्न का जो भी इन्फ्लुएंस था उसका। कई सारे लोगों को लगता था कि डॉर्न के हाउसेस मतलब वेस्टरोस के एनिमीज है, उन्हें कभी भी वेस्टरोस में इस तरीके से अपनाना नहीं चाहिए। और उनके मुताबिक डॉन का इन्फ्लुएंस डेरॉन के वजह से कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा है, एंड इसके कारण भी कई सारे लोगों ने डेमन ब्लैक फायर को सपोर्ट करना शुरू किया। देन लास्टली हमें डेमन ब्लैक फायर के पर्सनालिटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आखिर वो इन सभी रीजंस के बारे में क्या सोचता है। तो काफी सारा जहर उसके दिमाग में घोलने के वजह से डेमन भी एक तरीके से डेरॉन के खिलाफ धीरे धीरे से होने लगा था। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेरॉन के दरबार में डेमन को ये लगने लगी थी कि कुछ भी होने के बावजूद डेमन को वैसे इज्जत नहीं मिल रही थी जैसे वो चाहता था। उसे हमेशा एक बास्टर्ड करके ही ट्रीट किया जाता और उसे काफी उन सब चीजों से ह्यूमिलिएशन फील होने लगा। धीरे धीरे से डेमन स्टार्टेड हैविंग फीलिंग ऑफ रेजेंटमेंट बिकॉज ऑफ हिज स्टेटस एज अ बास्टर्ड। और ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है उसके अंदर का वोल्केनो फटने के लिए। तो एनीवेज ऐसे कई सारे रीजंस है जिसके वजह से डेमन ब्लैक फायर ने अपना ब्लैक फायर रेबेलियन शुरू किया। बट हमें एग्जैक्ट चीज नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ जिससे वो ट्रिगर हुआ और उसने डिसीजन लिया कि हाँ मैं अभी अपना रेबेलियन शुरू करूंगा। ऑल वी नो इज दैट फाइनली 196 एसी में डेमन ब्लैक फायर ने डिसाइड किया कि वो अपना ब्लैक फायर रेबेलियन शुरू करेगा, बिकॉज उसके मुताबिक वो आयरन थ्रोन पे बैठना चाहिए, ना कि डेरॉन द सेकंड टारगेरियन। इसी के साथ साथ डेमन ब्लैक फायर के जो भी सपोर्टर्स थे उन्होंने उसी का सिजिल ब्लैक ड्रैगन ऑन रेड को अपनाया और सभी वो अपने आप को ब्लैक ड्रैगन के सपोर्टर्स कहने लगे। तो दूसरे तरफ थे किंग डेरॉन टारगेरियन के सपोर्टर्स जिन्होंने रेड ड्रैगन ऑन ब्लैक अपना लिया और वो रेड ड्रैगन के सपोर्टर है ऐसा कहने लगे। तो जैसे ही डेमन ब्लैक फायर ने अपना ब्लैक फायर रेबेलियन शुरू करने का डिसीजन लिया तो पता नहीं कैसे वो डिसीजन ब्रिंडन रिवर्स को पता चल गया और ब्रिंडन रिवर्स ने इस चीज को जाके बता दिया किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन को। जैसे ही ये न्यूज डेरॉन को पता चली तो उसने क्विकली अपने किंग्स गार्ड को डेमन को अरेस्ट करने के लिए भेजा। बट जब तक वो डेमन ब्लैक फायर को अरेस्ट करे उसके पहले ही डेमन ब्लैक फायर भाग गया था विद द हेल्प ऑफ सर क्विंटन बॉल यानी कि फायर बॉल। जी हाँ, फायरबॉल इस वॉर में डेमन ब्लैक फायर को सपोर्ट करता है क्योंकि डेमन ब्लैक फायर उसका सबसे स्पेशल स्टूडेंट उसके बचपन से रहा था और उसे भी लगता था कि डेमन ब्लैक फायर ही असली बैडएस है जो आयरन थ्रोन पे बैठना चाहिए। तो अभी अगेन
हमें एग्जैक्टली काफी सारी चीजें इस ब्लैक फायर रेबेलियन में क्या हुई वो सब कुछ नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि ये जो भी फर्स्ट ब्लैक फायर रेबेलियन हुआ था वो बस यही कुछ 1 से 1.5 साल तक चला, और इसमें कई सारी बैटल्स यहाँ वहां पर वेल में, वेस्टरलैंड्स, रिवरलैंड्स और रीच में हुई, बट उन सभी बैटल्स के बारे में इन डेप्थ जानकारी हमारे पास नहीं। बट हमें इतना जरूर पता है कि हाउस एरिन को अगर छोड़ते हैं तो बाकी किसी भी वेस्टरोस के मेजर हाउस ने इस फर्स्ट ब्लैक फायर रेबेलियन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। हमें बस इतना ही पता है कि डेमन ब्लैक फायर और फायरबॉल जैसे ही किंग्स लैंडिंग में से भागते हैं तो वो कहीं तो रिवरलैंड्स में वगैरह जाकर अपने आर्मी को अच्छी तरीके से एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, और उन्होंने सीधा किंग्स लैंडिंग पर अटैक कर दिया। इस अटैक को डेमन ब्लैक फायर लीड तो कर ही रहा था, बट इस आर्मी का मेन कमांडर था फायरबॉल क्विंटन बॉल, और उनके सपोर्ट में थे लॉर्ड गॉर्मन पिक और ऑफ कोर्स डेमन का यार एगोर रिवर्स द बिटर स्टिल, जो कि अभी ह्यूज मॉन्स्ट्रस बंदा बन चुका था। तो धीरे धीरे से डेमन ब्लैक फायर की ये बड़ी आर्मी किंग्स लैंडिंग के तरफ आ रही है। इसके बारे में किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन को पता चला और उसने भी अपनी एक आर्मी बनाकर उनके तरफ भेज दी। इवेंचुअली किंग्स लैंडिंग के नॉर्थ वेस्ट में यही कुछ 300 किलोमीटर के दूरी पर ब्लैक ड्रैगन डेमन ब्लैक फायर की आर्मी और रेड ड्रैगन डेरॉन द सेकंड टारगेरियन की आर्मी फेस टू फेस आ गए, और ये जगह एकदम ही लश ग्रीन, एकदम ही बहुत ही मस्त खूबसूरत सी जगह थी। एकदम प्लेन ये लंबा सेक्शन था जहां पर ये दोनों आर्मीज एक दूसरे के सामने आ गई। यहाँ पर अभी गौर करने की चीज ये है कि ब्लैक ड्रैगन के आर्मी में डेमन खुद जरूर था, बट दूसरे तरफ रेड ड्रैगन के आर्मी में किंग डेरॉन द सेकंड नहीं था, क्योंकि किंग डेरॉन द सेकंड वैसे कोई बड़ा जाबाज वॉरियर वगैरह था ही नहीं। तो रेड ड्रैगन डेरॉन द सेकंड टारगेरियन के आर्मी का कमांडर इन चीफ था सर ग्वेन कॉर्ब्रे ऑफ द किंग्स गार्ड, जिनके हाथों में थी लेजेंडरी वलेरियन स्टील तलवार ऑफ हाउस कॉर्ब्रे, लेडी फॉरलॉन, एंड उसी के साथ साथ डेरॉन द सेकंड के 2 बेटे बेलोर और मेकार भी इस आर्मी में इस समय पर मौजूद थे, और इवन डेरॉन द सेकंड का हैंड ऑफ द किंग लॉर्ड हेफर्ड यहाँ पर मौजूद थे, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट ब्रिंडन रिवर्स भी यहाँ पर आ चुका था। इसी के साथ साथ दोनों तरफ काफी सारे अलग अलग हाउसेस थे, छोटे मोटे, कई सारे अलग अलग हेज नाइट्स थे जिन्हें लगता था कि उन्हें ब्लैक ड्रैगन को सपोर्ट करना चाहिए, तो कईयों को लगता था उन्हें रेड ड्रैगन को सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे ही ये बैटल शुरू हुई तो डेमन ब्लैक फायर एक आंधी तूफान बन के सभी को काटने लग गया। उसके बटालियन ने सबसे पहले हाउस एरिन के जो भी नाइट्स ऑफ द वेल थे उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, और उसने इवन किसी लॉर्ड विल वेनवुड को मार गिराया। इवेंचुअली इस बैटल में ऐसा मोमेंट आ गया कि डेमन ब्लैक फायर और ग्वेन कॉर्ब्रे ऑफ द किंग्स गार्ड 1-on-1 एक दूसरे के सामने आ गए, और उनके बीच में एक बहुत ही फेमस 1-on-1 फाइट हुई। ग्वेन कॉर्ब्रे के पास में लेडी फॉरलॉन वलेरियन स्टील की तलवार थी, तो डेमन ब्लैक फायर अपनी वलेरियन स्टील ब्लैक फायर को चला रहा था। ऑलमोस्ट 15 मिनट तक ये बहुत ही टफ फाइट हुई, जिसमें डेमन ब्लैक फायर ने सर ग्वेन कॉर्ब्रे को मार गिराया। तो ये सब कुछ जैसे ही शुरू था तो दूसरे तरफ राइट साइड से एगोर रिवर्स बिटर स्टिल ने भी एकदम तूफानी हल्ला बोल करके काफी डिस्ट्रक्शन करना शुरू किया था, और उसी कारण रेड ड्रैगन डेरॉन द सेकंड की आर्मी पीछे हटने लगी। इस समय पर प्रिंस मेकार सभी को रिट्रीट करने में, पीछे हटने में काफी मदद कर रहा था, बट उसका बड़ा भाई बेलोर अब तक इस बैटल में शामिल नहीं हुआ था। इस बैटल के शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मानो ये दोनों प्रिंस एकदम ही यंग वॉरियर्स है जो थोड़ा नूब जैसा यहाँ पर बिहेवियर करने लगे हैं, एंड इसी में ब्रिंडन रिवर्स के रेवन स्टीथ के बटालियन के भी काफी मेन एटाम्स यहाँ वहां पर मरने लगे थे, क्योंकि वो सिर्फ एरोज को ही चला सकते थे। तो जैसे ही इन्फेंट्री ने उनके ऊपर हल्ला बोल कर दिया तो वो कुछ ज्यादा कर ही नहीं पाए, तो ब्रिंडन रिवर्स ने भी रिट्रीट करना शुरू किया। बट यहाँ पर ब्रिंडन ने एक अलग से प्लान सोचकर वो किसी एक अलग ही साइड में जाने लग गया। तो ब्लैक फायर्स की आर्मी लेड बाय डेमन, एगोर, लॉर्ड कॉस्टेन, लॉर्ड गॉर्मन पीक, वो एकदम अच्छी तरीके से डेरॉन द सेकंड टारगेरियन यानी रेड ड्रैगन के आर्मी को डिफीट करने लगे थे। बट देन
हियर कम्स ब्रिंडन रिवर्स ब्लड रेवन एंड उसकी बटालियन रेवंस टीथ। यहाँ पर ब्लड रेवन रेवंस टीथ को लेके चला गया था एक छोटे माउंटेन जिसका नाम है विपिंग रिज, उसके ऊपर। एंड जैसे ही वो हुआ तो ब्लड रेवन और उसके रेवंस टीथ के बटालियन को बेसिकली हाई ग्राउंड मिल चुका था और उनके नीचे उसे सभी लोग बैटल करते हुए दिख रहे थे। जहां पर भी ब्रिंडन रिवर्स के रेवन टीथ को ब्लैक फायर्स की आर्मी थोड़ी बहुत ज्यादा दिख रही थी, वहां पर ब्लड रेवन और रेवन टीथ ने एरोज की बौछार शुरू कर दी। जैसे जैसे ये तूफानी एरोज ब्लैक फायर्स के सभी बटालियन सभी लोगों पर गिरने लग गए, वैसे वैसे वहां पर ब्लैक फायर्स के मेन एट आर्म्स की लाशें बिछनी शुरू हो गई। कुछ ही टाइम के बाद में डेमन ब्लैक फायर को भी कुछ एरोज बहुत ही बुरी तरीके से लगे। अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता कि उसे किसने मारा, बट एक पॉपुलर थियरी यही कहलाती है कि ब्रिंडन रिवर्स ब्लड रेवन ने ही दूर से ऐसे कुछ एरोज मारे जो सीधा डेमन ब्लैक फायर को जाके लगे। यहाँ पर डेमन के साथ साथ असल में डेमन के दो ट्विन बेटे एगॉन और एमन भी वहीं पर थे। जैसे ही उन्होंने अपने पिता को हर्ट होते हुए देखा तो वो उसे सपोर्ट करने गए। कहा जाता है कि डेमन का ट्विन एमन जो था वो असल में अपने पिता डेमन ब्लैक फायर की ब्लैक फायर तलवार भी उठाने के लिए चला गया था और उसने वो उठाकर दहाड़ भी मारी, बट ब्रिंडन रिवर्स ने उसके ऊपर भी एरोज की बौछार करके उसे मार डाला। ये सब जैसे ही शुरू था, इसी बीच में सिमिलर फैशन में जैसे ही डेमन ब्लैक फायर मरा, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसे ही फायरबॉल सर क्विंटन बॉल भी मारे गए, क्योंकि उनके बटालियन पर भी रेवंस टीथ ने बहुत ही बुरी तरीके से हमला कर दिया। जैसे ही अपने लीडर साक्षात डेमन ब्लैक फायर की ही मौत हो गई है, ये सभी ब्लैक फायर्स के छोटे मोटे लॉर्ड्स और सपोर्टर्स ने देखा तो वो सभी लोग बैटल छोड़ के भागने लग गए। बट सबसे राइट हैंड साइड पर एक जगह पर एगोर रिवर्स बिटर स्टिल अभी भी एकदम जाबाजी से फाइट कर रहा था। उसने जैसे ही देखा कि दूर माउंटेन पर से रेवंस टीथ को ब्रिंडन रिवर्स लीड करके एरोज की बौछार कर रहा है, तो एगोर रिवर्स गुस्से में पागल हो गया। बिटर स्टिल ने अपनी जो भी बची कुची बटालियन थी उसे अच्छे से लीड किया सीधा रेवंस टीथ पर अटैक करने के लिए। एंड वहां पर इवेंचुअली हमें देखने मिल गया बिटर स्टिल एगोर रिवर्स वर्सेस ब्लड रेवन ब्रिंडन रिवर्स का एक आइकॉनिक ड्यूल। तो अभी हम तो जानते हैं कि ब्लड रेवन एक जबरदस्त आर्चर जरूर है, बट वो स्वॉर्ड फाइटिंग में इतना भी डेडली नहीं था। एंड इसी कारण सिर्फ कुछ ही टाइम के बाद में बिटर स्टिल एगोर रिवर्स ने ब्लड रेवन ब्रिंडन रिवर्स की आंख फोड़ डाली। बिटर स्टिल ने ब्लड रेवन को इतना बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था कि लिटरली ब्रिंडन रिवर्स को वो बैटल छोड़ के भागना पड़ा। बिटर स्टिल गुस्से में ऐसा बौखला गया था कि उसकी जितनी भी ब्रैकन बटालियन बची कुची थी उसने रेवंस टीथ के ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मेन एट आर्म्स को खत्म कर दिया। एक्चुअली वो सब करने के बाद में बिटर स्टिल ब्लड रेवन का पीछा करके उसे मारने ही वाला था और पूरे के पूरे रेवंस टीथ को भी वो वहां पर खत्म कर देता। बट वैसा कुछ भी होने के पहले अचानक वहां पर आता है रेड ड्रैगन का और एक हेल्दी बटालियन फुल टशन में, बेलॉर ब्रेक्सपियर। जैसे ही बेलॉर की बटालियन वहां पर आ गई तो बेलॉर ब्रेक्सपियर वहां पर एक हैमर के तरह बिहेव करने लगा था और दूसरी तरफ मेकार की बटालियन थी जो एक एनविल की तरह बन गई थी। एंड दोनों के बीच में एगोर रिवर्स बिटर स्टील के बटालियन का कचुम्बर हो गया। दिस बैटल वॉज फिनिश्ड। रेड ड्रैगन डेरॉन द सेकंड टारगेरियन ने इस बैटल को जीत लिया था। एंड इस भयानक बैटल में उस लोकेशन पर सब जगह पर खून की नदियां बही। जो एक समय पर ब्यूटीफुल ग्रीन लैविश फील्ड्स थे वो इस समय पर पूरी तरीके से लाल बने और आगे सदियों तक वो सिर्फ लाल ही रहे। उस जगह पर ग्रीन ग्रास नहीं था, उस जगह पर रेड ग्रास उगने लग गया। एंड इसी कारण इस डेडली बैटल को सभी कहने लगे बैटल ऑफ द रेड ग्रास फील्ड। तो जैसे ही ये भयानक बैटल ऑफ रेड ग्रास फील्ड खत्म हो गई तो उसके बाद में ब्लैक ड्रैगन के साइड के कई सारे छोटे मोटे लॉर्ड्स की लाशें मिली एक्सेप्ट गॉर्मन पीक एंड बिटर स्टिल एगोर रिवर्स। जी हाँ,
एगोर रिवर्स भी इस बैटल में से भाग गया था सीधा एसोस में, तो दूसरे तरफ गॉर्मन पिक अपने कैसल पर वापस लौट गए थे। ये जैसे ही बैटल ऑफ रेड ग्रास फील्ड खत्म होती है, ये जो भी फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन था वो पूरी तरीके से खत्म होता है। तो किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन ने जो भी हाउस ब्लैकफायर को सपोर्ट करने वाले लॉर्ड्स थे, उनके लैंड्स, उनके कैसल्स वगैरह छीन लिए, उनके ऊपर कई सारे बड़े बड़े पेनल्टीज और टैक्सेस लगाए गए। और इतना ही नहीं, कई सारे उन हाउसेस में से हॉस्टेजेस को रेड किप में लाया गया ताकि वो वापस कभी असली हाउस टारगेरियन के खिलाफ ना जाए। इन सभी पनिशमेंट्स में खास करके हाउस पिक का काफी बड़ा नुकसान हुआ, बिकॉज हाउस पिक के असल में 3 अलग अलग कैसल्स थे, बट किंग डेरॉन टारगेरियन ने उन 3 कैसल्स में से 2 कैसल्स छीन लिए क्योंकि उनके लॉर्ड गॉर्मन पिक ने डेमन ब्लैकफायर को सपोर्ट किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेमन ब्लैकफायर और उसके ट्विंस जहां पर उस रेड ग्रास फील्ड पर मरे, एक्चुअली उस जगह पर ब्लैकफायर के कई सारे सपोर्टर्स हर साल इस बैटल के एनिवर्सरी पर आकर उनको ट्रिब्यूट देते हैं, उन्हें याद करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक डेमन ब्लैकफायर मरा जरूर है बट वही असली राजा वेस्टेरोस का होना चाहिए था। तो इस तरीके से बैटल ऑफ द रेड ग्रास फील्ड में मरने के बावजूद डेमन ब्लैकफायर को कई सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं और उसे याद करते हैं, बट दूसरे तरफ जिंदा रहने के बावजूद ब्रिंडन रिवर्स ब्लड रेवन से सभी लोग नफरत करने लगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए, किन स्लेइंग एक बहुत बड़ा पाप होता है। ब्रिंडन ने अपने सौतेले भाई डेमन को मार गिराया था एंड ही हैड बिकम अ किन स्लेयर, एंड उसी वजह से कई सारे वेस्टेरोस के लोग ब्रिंडन रिवर्स को कोसने लगे, उसे कर्स करने लगे। ये सब बैटल खत्म होने के बाद में इवेंचुअली डेरॉन का बड़ा बेटा, उसका हेयर टू द थ्रोन बेलॉर ब्रेक्सपियर, उसका हैंड ऑफ द किंग बना, एंड दूसरे तरफ था मेकार टारगेरियन जो बेलॉर का हैंड बना। मतलब ऐसा ही कह लो कि वो एक हैंड का हैंड बन चुका था। किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन को उसके दोनों बेटे बेलॉर और मेकार अच्छी तरीके से मदद करने लगे और एकदम अच्छे से किंग डेरॉन टारगेरियन ने अपना आगे का रूल पूरे वेस्टेरोस पर कंटिन्यू किया। तो दोस्तों, दैट्स द फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन। आई होप आपको ये ब्लैकफायर रेबेलियन का पूरा सागा देखने में मजा आया। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई तो यू नो द ड्रिल, क्या करना है। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।